फरवरी 2001। ये उस वक्त की बात है जब पंजाब के उस इलाके में खूब बसंत मनाई जा रही थी। हम सबको मालूम है कि जब बसंत का त्योहार शुरू होता है तो हर घर में सेलिब्रेशंस ही सेलिब्रेशंस होती हैं। ऐसे ही एक रात थी। हम जिस मोहल्ले में रहते थे वहां पे हल्ला गुल्ला पार्टी का समा हो रहा था। हर घर की छत पे घर वाले मौजूद थे और वो पतंग उड़ा रहे थे। हमारे मोहल्ले में बड़े बड़े मकानात बने हुए थे और उन्हीं मकानात के बीचों बीच एक 60-70 साल पुरानी हवेली भी थी जो कि कमोबेश 40 साल से बंद पड़ी थी। मोहल्ले वालों का कहना था कि इस हवेली में मौत मंडराती है। अपने बचपन में हमने अपने बड़ों से सुना था कि उस हवेली में एक फैमिली रहा करती और देखते ही देखते वो फैमिली और उस फैमिली में जितने भी लोग थे वो मरना शुरू हो गए। एक एक करके तमाम फैमिली मेंबर्स उसी हवेली में मुर्दा हालत में पाए गए। 2001 फरवरी की वो शाम जब हम सारे कजन्स छत पे मौजूद थे, पतंगों का मुकाबला चल रहा था। एक एक करके सारे कजन्स किसी ना किसी काम के चक्कर में नीचे की तरफ चले गए। बस सिर्फ एक कजन जिसको बहुत ज्यादा शौक था पतंग उड़ाने का और पेचे लगाने का, वो उस छत पे मौजूद था। अभी वो अपनी पतंग उड़ा ही रहा था और उस पतंग का मांझा उसके हाथ में था कि उसको अचानक से ऐसा लगा कि उसके पैरों पे एक काली बिल्ली है जो आके बैठ गई है। अब ये बिल्ली ना तो हमने पाली हुई थी, ना ही तीसरी मंजिल की उस छत पे ऐसे आ सकती थी। लेकिन चूंकि उस वक्त माहौल ऐसा बना हुआ था तो कजन ने उसको पैरों से हटाने की कोशिश की। 2-3 दफा जब उसको पुश किया गया तो वो बिल्ली किसी छत के कोने में जाके बैठ गई। अब मगरिब की अजान हो रही थी। हल्का हल्का अंधेरा छाना शुरू हो चुका था। मोहल्ले के बाकी तमाम लोग भी अपने अपने घरों की तरफ जा चुके थे। चंद इक्का दुक्का लोग छतों पे मौजूद थे। हमारा कजन भी अपनी आखिरी पतंग उड़ा रहा था, ये सोच कर के कि बस अब आखिरी पेचा लगा के वापस अपने घर की तरफ चले जाएंगे कि उसको अचानक से अपने नाम की आवाज आती है। पतंग उड़ाते हुए पीछे देखता है तो कोई नहीं होता। दोबारा से वो अपना फोकस पतंग की तरफ करता है। चंद मिनट के बाद दोबारा से ऐसी आवाज आती है कि जैसे कोई उस छत पर उस शख्स के साथ मौजूद है, जैसे कोई गहरी गहरी सांस ले रहा है। चूंकि मगरिब की अजान हो चुकी होती है और उसको हल्का हल्का डर लगना शुरू हो जाता है तो वो फौरन ही अपनी पतंग नीचे उतार के मांझा लपेट के जैसे ही सीढ़ियों की तरफ पहुंचता है तो उसको बिल्ली के गुर्राने की आवाज आती है। उसको लगता है कि अरे, इस छत पे तो वो बिल्ली भी थी काले रंग की, कहीं ऐसा ना हो कि मैं दरवाजा बंद कर दूं और वो ऊपर ही रह जाए। वो उसको ढूंढने की कोशिश करता है तो पूरी छत पे वो नहीं मिलती। वो जो 50 साल से बंद हवेली थी वो हमारे घर के बिल्कुल सामने थी।
और हमारी छत से और हमारी गैलरी से उसका टेरेस और उसके अंदर का सारा मंजर दिखता था। मेरा कजन बताता है कि जैसे ही वो अपनी छत के कोने में जाता है और नीचे झांकने की कोशिश कर रहा होता है तो उसकी नजर उस हवेली पे पड़ती है। उस हवेली पे जो पड़ती है नजर तो उसका नजर आता है कि वो ही काली बिल्ली उस हवेली के अंदर बैठी हुई है। और देखते ही देखते अचानक से धुआं उठना शुरू होता है और जैसे ही धुआं उठता है तो वो काली बिल्ली एक औरत का रूप धार लेती है। अब ये शख्स तीसरी मंजिल से खड़े होकर ये सारे मनाजिर देख रहा होता है। इसको खौफ आना शुरू हो जाता है। डर के मारे पीछे पलट के भागने की कोशिश करता है कि फिर से उसको अपना नाम लेने की आवाज आती है और इस दफा वो आवाज उसी हवेली से आती है। वो अपनी छत से नीचे की तरफ जाता है, भागते भागते अपनी फैमिली के पास जाता है, अपनी वालदा को सारा किस्सा बताता है। और देखते ही देखते उसको बुखार चढ़ना शुरू हो जाता है। उसके वालिदैन उसको फौरन आराम के लिए एक गोली देते हैं और उसको सोने का आइडिया देते हैं। अपने बिस्तर पे जाके लेटता है, आंखें बंद करता है। अभी चंद मिनट ही हुए होते हैं उसको सोए हुए कि फिर से उसको ऐसी आवाज आना शुरू होती है जैसे कमरे के बाहर जो खिड़की है, जिस खिड़की से वो हवेली दिखती है, कि उस खिड़की पे कोई है। वो हल्की सी आंख खोल कर देखता है तो उसी खिड़की में एक औरत खड़ी होती है जिसके बाल घुंघराले, अजीबो गरीब शक्ल, मुंह से खून निकलता हुआ और एक मुस्कुराहट के साथ उसका नाम पुकार रही होती है। ये वो देखता है और उसी वक्त जोर से चीख मार के बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो 1 डेढ़ दिन गुजर चुका होता है। उसके घर वाले परेशान हो चुके होते हैं और फिर वो सारा किस्सा अपने घर वालों को बताता है। बाद में पूरे मोहल्ले में भी ये बात मशहूर हो जाती है कि वो हवेली जो 50 साल से बंद है, शायद वाकई में उस हवेली में मौत रहती है। प्रोग्राम के आगाज में हमने एक वाकया आपसे शेयर किया जो कि हमें भेजा था वकार जमील ने, और उन्होंने अपने साथ और अपने कज़न के साथ हुआ वो वाकया हमसे शेयर किया और उस हवेली के बारे में बताया जो उनके मोहल्ले में कम से कम भी नहीं 70 साल से मौजूद है, लेकिन 50 साल से वो हवेली ऐसे के ऐसे ही बंद पड़ी है। ऐसे कई सारे मकानात, ऐसे कई सारी लोकेशंस हम सब भी अपने अपने इलाकों में जानते हैं कि होती हैं। मैं पीसीजिस में रहा हूं अपनी आधी जिंदगी, और पीसीजिस में ऐसे कई सारे मकानात थे जो अरसा दराज से बंद थे। मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो सारे के सारे ही हॉन्टेड थे, लेकिन जो उनकी वाइब थी वो कुछ इसी तरह की थी। टूटी हुई खिड़कियां, क्रैक ज़दा दरवाजे, लंबे बूढ़े ज़ईफ दरख्त जिनके बारे में पता नहीं क्या क्या वाकयात, क्या क्या कहानियां हमने सुनी थी कि कभी कोई गुजरा तो उसको वहां पे कोई बच्चा बैठा हुआ दिखा, कभी कोई औरत दरख्त पे चढ़ती हुई दिखी।
अब जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं, जिस सोसाइटी में भी हम रहते हैं, वहाँ पे इस तरह के वाक़यात बड़े डिस्कस किए जाते हैं। हर मोहल्ले में एक ऐसी दुकान होती है जो यंगस्टर्स की बड़ी फेवरेट होती है, जहाँ पे सारे दोस्त अहबाब आके बैठते हैं, जहाँ सारे मोहल्ले वाले आके मोहल्ले की न्यूज़ डिस्कस करते हैं, और उन्हीं दुकानों पे, उन्हीं चबूतरों पे ये सारे वाक़यात भी डिस्कस होते हैं, और उसी से ये कहानियाँ पूरे इलाके में फैलना शुरू होती हैं। अब उनमें कितनी सच्चाई होती है, कितना मसाला होता है, कितना झूठ होता है, इस पे तो हम ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर 100 कहानियां होती हैं, उनमें से 2 कहानियां सच्ची हो सकती हैं। ऐसे ही एक घर पीसीएचएस में भी था, जिसको मैंने अपने बचपन से हमेशा बंद देखा, और फिर जब मैं 18-19 साल का हुआ तो वहां पे मैंने पहली दफा किसी को उस घर में रहते हुए देखा। मेरे वालिदैन भी मुझे यही बताते थे हमेशा कि ये घर काफ़ी अरसे से बंद है, और जो इसकी मालिकन थी वो एक खातून थी, और उनकी हाई ब्लड प्रेशर की मरीज़ा थी, और उस पे उनका इंतकाल हो गया था। फिर कोई कोई भी ऐसा शख्स जो नहीं आया सामने जिसने कहा हो कि ये घर हमारा है, या वो मेरी बहन थी, या मेरी वालदा थी, या जो भी एक्स वाई थी। तो वो घर आप समझें कि बिल्कुल ही हुकूमत के ही नाम हो चुका था। अब हुआ ये कि एक गर्मियों की दिन थे, हम सारे दोस्त अहबाब जो हैं अपना खेल रहे थे कि एक ट्रक आता है और उसके अंदर साज और सामान से लदा हुआ होता है, और वो ट्रक आके उस घर के सामने रुकता है। हम बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं कि भाई ये ट्रक आया है, इसमें सामान है, मतलब कोई ना कोई नया फैमिली हमारे घर, हमारे मोहल्ले में आके रुकेगी। कहाँ आएंगे, किधर आएंगे, ये सवाल शुरू हो जाता है। देखते ही देखते सामान उतरना शुरू हुआ, उस घर का गेट खुला और सामान उस घर के अंदर जाना शुरू हो गया। अब जो मोहल्ले के वो वाले बच्चे नहीं होते जो इंक्विजिटिव होते हैं, वहां से कहानी शुरू हुई। सबके मुंह तरना शुरू हुए कि ये क्या हो गया, इस घर में तो चुड़ैल का साया है, जिन रहते हैं, फलाना अंकल के साथ ये हुआ था, उन खातून के साथ ऐसा हुआ था, हम बॉल लेने छत पे गए थे तो वहां पे किसी को आवाज आई थी। इस तरह की कहानियां बनना शुरू हुई, और ये कहानियां बनते 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 बड़ों तक तब पहुंच चुकी थी। बस उन्हीं फैमिली मेंबर्स को नहीं पता चली। खैर, दिन गुजरते गए, और जो वो फैमिली उस घर में आके रुकी थी, उसके साथ, उनके बच्चों के साथ हमारी दोस्ती हो गई, और हमारी फैमिलीज की उनकी फैमिली से दोस्ती हो गई। बातों ही बातों में बड़ों ने, हमारे मोहल्ले के बड़ों ने उनके बड़ों से कुछ इस तरह की बातें करना शुरू की कि आप लोगों को कभी कुछ अजीब तो नहीं लगता, क्योंकि काफ़ी सालों से घर बंद पड़ा था, और फलाना धमाका, इस तरह से कोई आया नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, हम तो बड़े खुश हैं, और बड़ा ही बाबरकत घर है ये, हमारा तो बिजनेस चल गया, हमारा तो काम धंधा चल गया। जब ये बातें होना शुरू हुई तो सबको वो हो गया कि यार, वो इसका मतलब है जो भी कहानियां पहले की थी इस घर की वो झूठी थी, लोगों ने ऐसी बनाई हुई थी। लेकिन एक रात अचानक से उस घर से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आना शुरू हुई, और चीखने चिल्लाने की ऐसी आवाजें कि आप अंदाजा लगाएं कि मोहल्ला जो था वो घरों से लोग निकल के बाहर आ गए कि आखिरकार क्या, कैसी लड़ाई हो गई है, किसकी लड़ाई हो गई जो इतना शोर शराबा हो रहा है। थोड़ी देर में पूरे उस घर के अंदर रहने वाले जो लोग थे वो सारे के सारे घर के बाहर खड़े हुए मौजूद थे, और ये रात का तकरीबन 12-1 बजे का टाइम था, और ये वो टाइम था जब कराची के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। तो कोई भी 8-9 बजे के बाद मोहल्ले में निकलते हुए डरता था कि कहीं से गोली आएगी और आपको लग जाएगी। जो लोग पीसीएचएस को जानते हैं,
उनको मालूम होगा कि पीसीएचएस भी एक ज़माने में बड़ा ही ख़तरनाक एरिया हो चुका था, लाइंस एरिया, खुदादाद कॉलोनी की वजह से। उन्हीं दिनों में वहाँ पे मस्जिद अकबर हुआ करती थी, अभी भी होती है वो मस्जिद। वहाँ पे इशा के टाइम पे दिन दहाड़े कत्लो गारत हुआ था। ये वो टाइम चल रहा था जब वो आवाज़ें आना शुरू हुई और चीखम चिल्लाना शुरू हुआ, तो सारे मोहल्ले वाले बाहर निकले, बड़े अपने अपने घरों से निकल के उस फैमिली मेम्बर्स के पास गए पूछने के लिए कि भाई कोई चोर डकैती या कुछ, क्या मसला है जो इतना आप लोग चीख रहे हैं। तो जो उन्होंने बताया, उसके बाद वो कंफर्म हो गया कि ये घर वाकई में हॉन्टेड है। वो कहते हैं कि हमारी सारी फैमिली घर के अंदर खाना वाना खा के, जैसा होता था, सोने के लिए सब अपने अपने कमरों में चले गए कि बेगम कमरे से निकल के लाउंज में गई ताकि सारा घर का एक दफ़ा जायज़ा लिया जाए कि यार दरवाजे बंद हैं, लॉक्ड हैं। कहते हैं उन्होंने देखा कि मेन डोर, जो घर के बाद वाला दरवाज़ा था जो लाउंज की तरफ था, वो खुला हुआ है। वो उस तरफ जाती हैं, दरवाजे को झांकती हैं, तो देखती हैं कि उनके हस्बैंड जो हैं वो खड़े हुए हैं मेन गेट की तरफ, जो कि रोड पे खुल रही है। इनको बड़ी हैरानगी होती है कि रात के इतनी पहर में ये क्यों बाहर खड़े हुए हैं। और वो थोड़ा सा जब झांकती हैं तो उनको बातें करने की आवाज़ें आती हैं, ऐसा लगता है कि वो किसी से बातें कर रहे हैं। ये फौरन बाहर की तरफ निकलती हैं तो इनके हस्बैंड की पीठ इनकी तरफ होती है। ये उनको आवाज़ देती हैं, वो कुछ बोले बगैर दरवाज़ा बंद करते हैं और उसी मेन गेट की तरफ एक अंदर की तरफ गली जा रही होती है। वो बगैर कुछ बोले उस गली की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, गली से मुराद मोहल्ले की गली नहीं, घर की गली की बात कर रहा हूँ। ये बड़ी हैरान होती हैं कि ये आखिर इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और कुछ नहीं हुआ और ये गली की तरफ जा रहे हैं जहाँ अंधेरा है। वो यूजुअली उस जगह पे पानी की मोटर लगी हुआ करती थी। इनको लगा कि शायद पानी की मोटर चलाने गए। ये कुछ बड़बड़ा के वापस घर के अंदर आती हैं, उनको बोलती हैं कि दरवाज़ा बंद करके आना। ये जैसे ही लाउंज में दाखिल होती हैं तो देखती हैं कि इनके हस्बैंड किचन में खड़े हुए हैं। ये हैरान कि ये क्या हो गया, अभी तो वो बाहर थे। ये फौरन भागती हैं, अपने हस्बैंड को पहले बताती हैं कि मैंने अभी आपको बाहर देखा है। दोनों मियाँ बीवी बाहर निकल के जाते हैं, देखते हैं उस गली में तो वहाँ कोई नहीं होता। वापस पलट रहे होते हैं कि छत से हंसने की आवाज़ आती है। ऊपर छत की तरफ देखते हैं तो देखते हैं कि छत पे एक भयानक औरत खड़ी हुई है जिसके बाल इतने लंबे हैं कि वो ज़मीन तक टच हो रहे हैं और वो वहाँ से घुर्रा रही है, हंस रही है और साथ साथ आवाज़ आ रही है कि तुम लोगों को अब मैं नहीं छोड़ूंगी। ये वो मोमेंट था जब ये पूरी फैमिली चीखती हुई चिल्लाती हुई घर से बाहर निकल के आ गई। उसके बाद उन्होंने रातों रात वो घर खाली कर दिया और जब तक मैं उधर रहा उस वक्त तक उस घर में फिर कोई नहीं आया। वो घर काफ़ी मशहूर हो चुका था उस मोहल्ले में। अब सुनने में आया है कि आज से 8-9 साल पहले वो घर हुकूमत ने तोड़ दिया क्योंकि उसका कोई वली वारिस नहीं था। लेकिन क्या मकान तोड़ देने से, वो दीवारें गिरा देने से वो मखलूक उधर से चली गई होगी? क्या वो जगह या वो दीवारें ही सिर्फ हॉन्टेड थी या वो छत सिर्फ हॉन्टेड थी या फिर वो जमीन ही हॉन्टेड है? ये तो उस घर में रहने वाले जो अब की फैमिली होगी वही बता सकती है। वेल, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग हमारे शो में शामिल हो सकते हैं। दो तरीके हैं हमारे शो में शामिल होने के। एक है कि आप लोग अपनी ईमेल्स हमें भेज सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे। आज
मुझे अपनी वालदा के नाना का एक वाकया शेयर करना है। एक बार वो अपने ऑफिस से, जहां वो काम करते थे, वहां से वापस आ रहे थे। पहले ज्यादातर लोग पैदल ही आया जाया करते थे या साइकिल यूज करते थे, तो वो भी साइकिल पर ही थे। चलते चलते उनको रास्ते में बच्चे के रोने की आवाज आती है। वो आगे पीछे देखते हैं लेकिन होता कोई नहीं आसपास। वो आवाज धीरे धीरे तेज होना लग जाती है। वो अपनी साइकिल से उतरे उतरे और बच्चे को ढूंढना शुरू कर दिया। आखिर रोड की दूसरी साइड पर वो बच्चा उन्हें नजर आ ही जाता है, और ये वक्त बाद मगरिब का था। वो बच्चा तकरीबन 1 साल या उससे भी छोटा होगा। वो बताते हैं कि बच्चा अकेला था वहां, काफी सन्नाटा हो चुका था। उन्होंने उसे गोद में लिया और साथ साइकिल भी थी। पैदल ही घर आए। रास्ते में मिठाई की एक दुकान आई। वहां से उन्होंने मिठाई और बेकरी का कुछ सामान भी लिया और सीधा घर पहुंच गए। घर आकर सारा वाकया अपनी वाइफ को सुनाया और बच्चे को उन्होंने उनको देकर नमाज पढ़ने चले गए। इससे पहले कि किसी और को कुछ बताते, बच्चे ने भूख की वजह से जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उनकी बेगम उस बच्चे को वहीं लिटाकर किचन की तरफ गईं ताकि बच्चे के लिए दूध ला सके, और जो मिठाई का बॉक्स वालदा के नाना साथ लाए थे वो अलमारी के ऊपर रख दिया। तो वो कहती हैं कि जब वो कमरे में आ रही थी तो उन्होंने देखा कि वो बच्चा जमीन पर लेटे लेटे अपने हाथ अलमारी की तरफ बढ़ा रहा है, और यहां तक कि उसके हाथ इतने लंबे हो गए कि उसने मिठाई का डब्बा उठा लिया। वो ये सब देखकर इस कदर डर गईं और जोर से चिल्लाई। इतनी देर में उनके हस्बैंड आए तो मिठाई का बॉक्स जमीन पर गिरा हुआ था और वो बच्चा फिर से बिल्कुल वैसे ही था। मामा के नाना ने उस बच्चे को उठाया और किसी इदारे में छोड़ा। उसके बाद आई थिंक सब ठीक था, लेकिन वो लोग कभी वो वाकया भूल नहीं पाए। बढ़ते हैं अपनी एक और ईमेल की तरफ। आज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितनी ज्यादा ईमेल्स हमें कर सकेंगे उतना ही मजा आएगा आप लोगों को भी। सलाम मिनहाज भाई, मेरा नाम मत शामिल कीजिएगा। वाकया मेरा अपना ही है। ये बात 2 साल पहले की है। मैं अपना वेट लॉस कर रहा था और मेरी आदत थी कि मैं रात के 2 बजे तक वॉक पर निकल जाता था। आपको तो लाहौर में सोसाइटीज वगैरह का पता है, काफी सेफ होती हैं। अब मैं एक दिन वॉक के लिए निकला और वॉक शुरू कर दी। आधा घंटा गुजरा होगा कि मैंने नोटिस किया कि कोई आदमी ठहरा हुआ है करीब ही, और वो मेरी तरफ ही देखे जा रहा है। मैंने इग्नोर कर दिया और वॉक जारी रखी। अब वो बंदा जो था छोटे से कद का था और मुझे बहुत क्लियरली नजर आ रहा था। मुझे थोड़ा थोड़ा डर फील हुआ तो मैं घर की तरफ निकल पड़ा। 2 गलियां छोड़कर मेरा घर था। मैं जा रहा हूं और वो आदमी मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। मैं समझ मैं समझा शायद वैसे ही आ रहा होगा। मैं एक गली मुड़ा, वो भी उधर टर्न हो गया। मैं वहां से अच्छा खासा दूर जाता रहा और वो वाकई मेरे पीछे ही आ रहा था। अब मुझे खौफ आना शुरू हो गया। एक तो वॉक करके थकावट अलग थी, सांस फूल चुका था और वो बंदा मेरे पीछे आते जा रहा था। मैं फिर अपने घर की तरफ दौड़ लगा दी और वो मेरे पीछे आने लग गया। अब कोई बंदा रात के 3 बजे आपके पीछे मुसलसल भाग रहा हो तो आप समझ सकते हैं कि आपकी क्या हालत हो जाएगी। उसका चेहरा बहुत अजीब सा था, हाइट बहुत ही कम थी। बस मैं घर पहुंचा, वो मेरे सामने आकर रुक गया। उसने मुझे देखा और उसका देखना था कि मैं समझ गया कि ये मामलात कुछ और हैं, और वही अजीब सी आवाज लगाई। घर में मेरे अब्बू थे, जो जो थोड़ी ही सेकंड में मेरे अब्बू आए। उतनी देर में सामने गली में वो शख्स फौरन भागता हुआ चला गया और मेरी नजरों के सामने गायब हो गया। अब सोसाइटी वालों को जाकर बताया। उसी टाइम उन्होंने सारे गेट्स बंद कर दिए, लेकिन वो बंदा नहीं मिला। किसी को कोई नजर नहीं आया। जिस गली में वो गया था
वो गली एंड पर जाके खत्म हो जाती है, उधर कोई और घर नहीं। तो अगर वो शख्स मेरे सामने भागता हुआ दूसरी तरफ गली में गया, तो आखिर उस गली से वो गया तो गया कहाँ? अस्सलाम वालेकुम मिनहाज। पीसीजिस ब्लॉक 2 में अकबर मस्जिद के करीब एक घर है जिसका रंग बड़ा मुख्तलिफ सा है। उस घर के बारे में काफ़ी मशहूर है कि वो हॉन्टेड है। उससे रिलेटेड कोई स्टोरी अगर आपको पता हो तो ज़रूर शेयर करें। और जो अभी आपने अकबर मस्जिद के करीब एक घर का जिक्र किया, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं? नहीं, एग्जैक्ट लोकेशन तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अब उस घर में कोई और रह रहा है, कोई फैमिली रह रही है, तो बिला वजह में वो सब बिला वजह में खौफजदा हो जाएंगे। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि मस्जिद अकबर नहीं, वो मस्जिद अकबर की तरफ नहीं है, मस्जिद अकबर से तो आगे की तरफ जाएं, ए मार्केट आती है, वहां पे है ये घर जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसका रंग बड़ा मुख्तलिफ सा है। और एक ज़माने में उस घर में मेरी वालदा के रिश्तेदार रहते थे। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई वो इतनी हॉन्टेड जगह है या वो घर पजेस्ड है, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मेरी वालदा ने मुझे बताया था कि हमारे रिश्तेदार उधर रहते हैं, और थोड़े 5 6 8 साल वो लोग उस घर में रहे। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई उसका इस तरह का चक्कर है। एहसन अली टगर ने हमें ज्वाइन किया। एहसन, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो काइंडली अपना माइक ऑन कर लीजिए, ताकि हम आपको स्ट्रीम पे शामिल कर सकें। जी, सलामकुम। अस्सलाम। सलामकुम। अलग अलग लाख शुक्र। आप बताइए कैसे हैं आपके घर में? अब तो कुछ नहीं हो रहा है ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कुछ? नहीं नहीं, अब अभी तो अल्लाह का शुक्र ज़बरदस्त आप सुनाए। बस, ये क्या वाक़या है जो आप शेयर करेंगे? वाक़या असल में, सॉरी मैं बीच बीच में खांसी की वजह से ना कोई थ्रोट बात। को रहूँगा। वाक़या मेरे दोस्त का है, जो कि आज से तकरीबन 2 साल पहले का है। हम्म, और प्राइवेसी की रीज़न्स के लिए मैं नाम असली मेंशन नहीं करूँगा। सही। अ, सलमान हमारे घर पे आया और काफ़ी घबराया हुआ था। मालूम करने पे उसने बताया कि कल रात तकरीबन 2 बजे सलमान और उसके 5 दोस्त माउंट मैसेडन की तरफ गए थे। हम्म, कॉन्टेक्स्ट के लिए बताना चलूँ कि माउंट मैसेडन मेलबर्न से 1.5 घंटे की दूरी पे है। वैसे वहाँ पे मगरिब के बाद कोई जाता नहीं, क्योंकि जंगल के बीच में है और अंधेरे में कुछ दिखाई भी नहीं देता। माउंट मैसेडन की चोटी पे वाक़ है एक बहुत बड़ा क्रॉस, जो कि क्रिश्चियंस का होली सिंबल है। हम्म, अम, मेन अट्रैक्शन वो है, और वहाँ तक जाने के लिए आपको अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके तकरीबन आगे 5 से 10 मिनट पैदल जाना होता है। ये 6 दोस्त, जो कि मोस्टली यूनी स्टूडेंट्स और उनमें से 1-2 कॉर्पोरेट जॉब करने वाले थे, वहाँ पे पहुँचे और गाड़ियों से निकलकर क्रॉस की तरफ जा रहे थे। इतना सन्नाटा और अंधेरे में सलमान को कँपकँपी सी शुरू हो गई। वैसे तो उसे जिन्नों पे तो यकीन नहीं था, पर उसने सोचा कि यहाँ पे कोई जानवर, सिप्पू, सेंट वगैरह, बिच्छू भी अटैक कर सकते हैं। क्रॉस पे पहुँचते वक़्त सलमान और उसके दोस्त उमर को एक अजीब-सी एनर्जी महसूस हुई। एक भारी किस्म की कैफ़ियत महसूस हुई। उन दोनों ने आपस में मुताला करके इस नतीजे पे पहुँचे कि सर्दी और हैवी फॉग की वजह से शायद ऐसा महसूस हो रहा है। एक तो अंधेरा और ऊपर से कड़ाके की सर्दी और हैवी फॉग। इससे विज़िबिलिटी तकरीबन ज़ीरो थी। आगे 50 मीटर तक भी आपको बंदा नज़र नहीं आ रहा था। ख़ैर, जल्दी-जल्दी में ये वापस रवाना हुए। अब आपको पता है कि हर ग्रुप में एक बंदा ऐसा होता है, जो सबसे फट्टू
लेकिन प्रिटेंड ऐसा करता होगा कि उसको डर बिल्कुल नहीं लगता। हम्म। ऐसा ही एक बंदा इनके साथ भी था, जो अपने डर को छुपाने के लिए ज़ोर-ज़ोर से हँसने और चीखें मार के बोला कि देखो यहाँ कुछ भी नहीं है, तुम ऐसे ही डर रहे हो। और बोलने लगा यहाँ जो कोई भी है, अपने आप को वाज़ेह करे। बाकियों के मना करने के बावजूद वो बाज़ नहीं आता और ये बोला, देखा, पार्किंग से पहले एक लाइट का पोल आता, जिसकी रोशनी इतनी कम कि वो ज़मीन तक भी नहीं पहुँचती। पार्किंग की तरफ जाते हुए सब हल्की-सी सबको एक हल्की-सी आवाज़ आई। अगर सलमान के डिस्क्राइब करने के मुताबिक उसको बयान किया जाए, जैसे मानो कोई हड्डियाँ चटक रहा हो। अचानक से की नज़र उस लाइट वाले पोल पे पड़ी, तो क्या देखता है कि पतली सी स्टील की शाख पे एक मछली थी और उसकी जिसामत 13 साल के बच्चे की जितनी, और वो अपने दोनों बाजू मंडी में समाये हुए जैसे रो रहा हो। ये देख के सबके पैरों से ज़मीन ही निकल गई, पर मसला ये भी था कि वापस उनको उसी रास्ते से जाना था। डर-डर के एक दोस्त बोला, अल्लाह का नाम लेके चलो और दौड़ लगाओ, और वो लोग चीखते चिल्लाते हुए भागे। दौड़ते हुए जैसे ही उस पोल के नीचे गुज़र रहे थे, तो वहाँ पे कोई न था। हालाँकि सलमान के मुताबिक उस मखलूक ने हमें भागते हुए देखा और ऊपर जैसे मानो फ्लोट करने लगी और धुंध में गायब हो गई। ये 6 लोग 2 गाड़ियों में रवाना हुए। पीछे वाली गाड़ी उमर चला रहा था। पहाड़ी रास्ते और हर जगह पे मोड़, और ऐसे ही एक मोड़ पे अगली गाड़ी तेज़ रफ्तार में हेवी फॉग में गायब हो गई। उमर और उसके साथ बैठे हुए सलमान और उसका दोस्त अली आगे वाली गाड़ी के लिए परेशान हो रहे थे। तो उतने में उमर की नज़र सामने मखलूक आ गई। उमर ने कलमा पढ़ा और आंखें बंद करते हुए गाड़ी की रफ्तार कम ना की, और थोड़ा सा ही आगे चलते के बाद उसने आंखें खोली तो क्या देखता है कि सामने कोई भी नहीं, और सलमान की तरफ देखते हुए पूछा, तू ठीक है? सलमान, हाँ मैं ठीक हूँ, तू गाड़ी चला। उमर, अली, तू, ये बोलते हुए वो रियर में क्या देखता है कि अली के साथ वही मखलूक पीछे वाली सीट पे बैठी हुई है। उसके मुंह से बस इतना ही निकला, अली, तेरे साथ कोई। और ये बोलते हुए उसके हाथ पैर ढीले हो गए और गाड़ी उसके हाथों से निकल गई। अच्छी बात ये थी कि गाड़ी मैनुअल थी और ग्रीन बेल्ट पे जाके बंद हो गई। सलमान और अली के काफ़ी बुलाने पे उमर ने चूं भी ना की, और उसका मुंह भी एक पोजीशन और इमोशन पे स्टिल हो गया। सलमान के मुताबिक उमर के चेहरे पे जैसे कि एक सैटिस्फैक्शन वाला इमोशन था। अम, बहरहाल वो दूसरे दिन उस रात घर आए, उमर को सुलाया, लेकिन वो सोया नहीं पूरी रात। अ, काफ़ी सुलाने के बाद 2-3 रेस्ट करने के बाद जब जब उठा, तो उसको वो रात याद ना थी, और उसने कहा था कि बस हम ऐसे ही नॉर्मली गए थे और दैट वाज़ इट। ओके। तो ये जो वाकया था, ये वाकया था, कहानी थी? नहीं, नहीं, ये तो मतलब वाक़या था। मेरा एक दोस्त है, हम्म। उसने हमें लास्ट वीक आके बताया था हम्म। कि वो उनके साथ, क्योंकि यहीं माउंट मैसेंटन ना एक बेसिकली एक जगह है, तकरीबन हम्म। 1.5 घंटे की दूरी है मेलबर्न से, और वहाँ पे हम गए हैं, और उसकी उसी के सामने एक जगह है जिसका नाम है हैंगिंग रॉक्स। तो वहाँ पे एक 1920 में एक स्कूल वैन के साथ एक ऐसा वाक़या हुआ था, जो कि वहाँ पे अभी म्यूज़ियम भी बना हुआ है, और वहाँ पे ना सारी चीज़ें लिखी भी हुई हैं। उस म्यूज़ियम पे हम गए भी हैं। वो तो काफ़ी फ़ेमस है, उसपे एक फ़िल्म भी बनी हुई है, पिकनिक एट हैंगिंग रॉक्स के नाम से। वो भी सही। काफ़ी
है, तो वो बेसिकली रियल स्टोरी है। तो हाँ, ये कहानी थी क्योंकि ऐसा ही मतलब वहाँ पे हमारे तो काफ़ी दोस्त जाते रहते हैं और मेलबर्न से और भी लोग जाते रहते हैं। तो जो रेगुलर वहाँ पे जाते हैं उनके साथ सॉरी, कभी न कभी ऐसा कोई कोई चीज़ हुई है इन पास्ट। हम्म। जी। चले, थैंक यू एहसन। आज भी फ्री टाइम बहुत बहुत शुक्रिया। जस्ट जाने से पहले मैं एक बात बोलता चलूँ कि मैं आपका शो इतनी कोई 1 साल से ही सुनता हूँ, हम्म। लेकिन जो ना आपका जो शो है आपका जो स्टाइल है बेसिकली लाइक बात करने वाला, बीच में तफरीह मारना और जो ईज़ी गोइंग है, वो हमें अच्छा लगता है एज़ अच्छा, कम्पेयर टू लाइक हॉरर स्टोरीज़। चले। तो ओके, वी थैंक हैव यू, थैंक यू। टी मिनाज। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, एक छोटी सी ईमेल है जो कि हम शामिल करते हैं और उसके बाद सद्दाम आपको हम स्ट्रीम पे शामिल करेंगे। प्लीज़ डोंट टेक माय नेम। टुडे मी, माय ब्रदर एंड माय nieces visited Mohata Palace. It was all for fun, as one of my niece was curious about stories she read about ghost sightings at Mohata Palace. We visited at about 3 p.m. It's a beautiful museum with fantastic interiors. After we saw the first floor, we were about to go on the second floor, but the receptionist stopped us by saying that it is closed for maintenance. We asked them about basement. He answered sternly, "वो बिल्कुल बंद है." Then we asked him about the top or third floor. He said no visitor is allowed to see that top floor. So we came out and about to leave when my brother saw this on the top floor. Minhaj, we were all so scared to see what it was. My brother captured it and it's a proof of it. At the same time, I also saw a white thing moving inside quickly from the window to the room inside. You guys take a look and see yourself. It's a strange face. We are really spooked till now. अच्छा जी, ये लोग मोहाटा पैलेस आज ही गए और इनके साथ कोई वाकया पेश आया है। क्या वाकया पेश आया है वो ज़रा हम देखते हैं और आप लोगों के साथ भी शामिल कर लेते हैं। एक सेकंड रुकिए। अच्छा जी, क्या है इसके अंदर? ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसी की बात हो रही है और तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। यही है कोई चीज़। हम्म। हाँ, ये है और फिर इसको इसमें भी तो है। आई थिंक ये ब्लैक एंड वाइट, अच्छा वो किया हुआ है। हम्म। ये और एक ये। आई थिंक यही है वो तस्वीर, ये। ओके।
एक सेकेंड रुकिएगा ज़रा, हम म्यूज़िक दोबारा ऑन करते हैं। चले। सद्दाम, सद्दाम काइंडली अपना माइक ऑन कर लीजिए ताकि हम आपको स्ट्रीम पे शामिल कर सकें। जी सर अस्सलाम आवाज़ आ रही वालेकुम। है? वालेकुम अस्सलाम। हेलो। जी सद्दाम, किधर से ज्वाइन किया आपने? हाँ, मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ। आपका कॉल पाकिस्तान, इंडिया, इंडिया के गुजरात से। अच्छा जी। जी हाँ। जी जी, क्या वाक़ है सर? तो ये वाकया मेरे चाचा का है और आज से हम्म। करीब 11 साल पुराना है। तो वो सही। उस टाइम भी मतलब गाँव में ही रहते थे और जहाँ पे हमारा घर था, मतलब अभी भी है, तो लोकेशन कुछ ऐसा है कि हमें करीब 150 मीटर बिल्कुल स्ट्रेट जाना पड़ता था। मतलब एक गली थी, हम्म। मतलब पूरी अंधेरी। उसके सही। बाद वहाँ से कुछ राइट साइड में मतलब मतलब एक गली जाती थी और अराउंड कुछ 30 to 40 मीटर्स। हम्म। अब प्रॉब्लम ये थी कि जो स्ट्रेट जो गली जा रही है, तो वहीं बीच में एक नारियल का पेड़ था और बोलते थे कि उस पे कोई जीन है। और हम्म। मेरे चाचा है वो अक्सर उसका मतलब ये मजाक उड़ाया करते थे कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, और वो मानते भी नहीं थे, और वो थे भी काफी बहादुर। एक बार ऐसा हुआ कि वो जा रहे थे घर की तरफ और वहाँ पे लाइट तो थी नहीं, तो फिर वही मतलब अंधेरा ही था गली में। तो जा रहे थे तो फिर सामने उन्हें एक औरत मतलब खड़ी दिखाई दी, और उसके जो बाल थे उसके चेहरे के आगे मतलब पूरे गिरे हुए थे, और मतलब पता नहीं चला था कि मतलब कि मतलब कौन है। तो फिर वो जो हम्म। सामने जो भी मखलूक थी, तो चाचा को बोलती है कि मतलब देखोगे कौन हूँ मैं। और ये जो पूरा जो कन्वर्सेशन है ये मतलब असल में वो बंगाली में हो रहा था, मतलब मेरे चाचा जो है वो बंगाली है मतलब। तो फिर मतलब चाचा बोलते हैं मतलब हाँ दिखाओ। फिर चाचा कहते हैं कि जैसे ही वो अपना वो बाल जो है मतलब जो उसके चेहरे की जो आगे पड़े हुए थे, जैसे उसको हटाती है, चाचा कहते हैं उसके काफी लंबे लंबे उसके दांत थे। हम्म। चाचा कहते हैं कि मतलब वो सब देख के उनकी भी हालत वहाँ पे खराब हो गई। तो चाचा के अंदर तो हिम्मत नहीं थी कि आगे वो एक स्टेप भी वो आगे बढ़ सके। हम्म। अब वो गांव में रहते हैं, तो उन्होंने इस तरह की बातें सुनी थी कि इस तरह की जो मखलूक होती है वो आग से डरती है। और चाचा बीड़ी पिया करते थे, तो उन्होंने बीड़ी निकाली और लाइटर निकाला और जलाया बीड़ी, और वो वापिस वहां से पीछे की तरफ दौड़े करीब 100 से 150 मीटर। फिर वहां पे हमारे एक चाचा का एक और चाचा का घर है, तो पूरी रात उन्होंने वहां पे मतलब गुजारी। हम्म। फिर उसके बाद सुबह उसके बाद फिर वो अपने घर पे आए। और वो जो अच्छा। रोड है मैं गया था आज से करीब मतलब 7 8 साल पहले ही मतलब मैं गया था। तो तो फिर वो रोड मतलब आज भी वैसा का वैसा ही है। और अंधेरे में वहाँ पे होता ऐसा है कि मतलब वहाँ पे मतलब गांव का एरिया है, वहाँ पे मतलब जुगनू भी मतलब होते हैं रात को मतलब काफी। हम्म। तो अंधेरे में मतलब रात को मतलब हिम्मत नहीं हो पाती है। और एक बार मतलब मैं शादी से मतलब शादी मतलब किसी शादी में गए थे, उसके बाद फिर मतलब मैं अकेला ही जा रहा था उस मतलब उस गली से। तो फिर मैं उस जो नारियल का जो पेड़ है मतलब मैं वहां तक पहुंचा, उसके आगे फिर मेरी खुद की जाने की मतलब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो फिर मैं भी मतलब पूरा पीछे भागा हूँ, तो 100 से मतलब 150 मीटर पीछे भागा हूँ। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं बस वो 20 मीटर में क्रॉस करके चला जाऊँ आगे। वहाँ पे इतना मतलब वो एक डरावना सा एक पूरा मतलब एक माहौल बना होता है, इतनी सी। अच्छा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, वैसे मुझे पता नहीं, एक ये मेरा सबके लिए एक सवाल है। एक हमारा मानना ये है कि ये सारी मखलूक, ये जो चुड़ैल उड़ैल होती हैं, ये आग से डरती हैं। सही है। जी लेकिन ये जो भी जिन हैं ये तो बने ही आग से हैं। आग की जो पहली लौ होती है उससे बने हैं, राइट? तो ये जी। फिर आग से कैसे डर सकते हैं? तो सर और आग अगर से हम क्यों कुरान डरेंगे? तो सर मतलब कुरान के अंदर बताया गया है कि मतलब जो हम्म। जहन्नम में जो आग है, हम्म। एक आग है वो दूसरी आग को खा जाया करती है। तो जो जहन्नम हम्म। की जो आग है वो खुद से भी वो पनाह मांगती है। वो तो जहन्नुम तो की आग है ना। हाँ जी, तो ये जो वो तो जिन है मतलब दोजक ये की आग भले है। बने ही जिन। हाँ जी, तो ये जो जिन है ये भले मतलब बने एक
मतलब आग के किसी एक पोर्शन से बने, लेकिन आग से असल में उनको भी खतरा है। स्मोकलेस जिस स्मोकलेस फायर से बने। जिस तरह की मतलब जिस तरह की हम बने मतलब ये मिट्टी से, लेकिन अगर हमें भी अगर मिट्टी में अगर दफन कर दिया जाए तो वो हमारे लिए मतलब काफी खतरनाक है। इसी तरह उनका भी कुछ ना कुछ होगा। नहीं तो असल में मेरा सवाल ये है कि चुड़ैल ही क्यों आग से डरती है, जिन क्यों नहीं डरते आग से? अगर भाई किसी मुझे जमीन के अंदर दफना देंगे तो मैं डर जाऊंगा, आपको दफनाऊंगा तो आप भी डरेंगे सब। मतलब हमें तो बाय द वे वैसे हमें तो मट्टी के अंदर ही दफनाया जाता है ना, हम तो वापस मट्टी में ही चले जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ ये बोला गया है कि चुड़ैल जो है ना वो आग से डरती है। भाई जिन्नात असल में तो जिन ही है नहीं ना, ऐसा नहीं। वो भी फीमेल जिन है ना, जी, कोई अलग मखलूक तो है नहीं सर चुड़ैल। जो जीन है सर वो अपना सेफ शिफ्ट कर सकते बेसिकली। होता ये है कि मतलब हदीसों के हिसाब से, कुरान के हिसाब से, और जो भी हमारे ये इस्लामिक स्कॉलर जो बताते हैं उसके हिसाब से, हम्म, जैसे ही वो अपना सेफ अगर शिफ्ट करते हैं और हम्म, जिस भी वो फिजिकल अपीयरेंस में आते हैं उसके बाद उनके ऊपर फिजिक्स के सारे लॉ उसी तरह उन पे अप्लाई होने लगते हैं जिस तरह के हम पे होते हैं। कि मान लो कोई जीन है और अगर वो हम्म, किसी एनिमल के शक्ल में आता है, तो फिर हम्म, वो उस एनिमल के सब जो भी लॉ उस पे मतलब लागू होते हैं वो उसके ऊपर होने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी ने उसकी टांग तोड़ दी, तो फिर अब हम्म, उसकी टांग टूट चुकी है। अब अगर अपना अगर चेंज भी करता है फॉर्म तो उसके अंदर वो हम्म, डिफॉर्मिटी रह जाएगी। ये अच्छा, चलें, थैंक यू सद्दाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक्स सर। अच्छा जी, जैनब शबीर, थैंक यू फॉर योर सुपर चैट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, हमजा जाहिद, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो काइंडली अपना माइक ऑन कर लीजिए प्लीज़। निज़िको चैन, ये कैसा नाम है? निज़िको, थैंक यू एहसन, बहुत बहुत शुक्रिया। अ, ये क्या क्या अजीब अजीब से नाम है भाई, समझ नहीं आता मुझे। अरहम, अरहम, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो काइंडली अपना माइक ऑन कर लीजिए प्लीज़। माइक ऑन कर लें, माइक ऑफ हो गया आपका। अच्छा जी, नहीं इनको इनको यही गेम खेलना है माइक ऑन ऑफ का, ठीक है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ईमेल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, उम्मीद करता हूँ कि आप साथ खैरियत से होंगे। मिनहाज, आज जो वाक़या बताने जा रहा हूँ वो मेरे काम की जगह का है। वो जगह जहाँ मैं काम करता हूँ गार्डन जिम खाना के पास है। आपको बताता चलूँ, हम वहाँ डिटर्जेंट का काम करते हैं। पैकिंग और मैन्युफैक्चरिंग दोनों काम वहीं होते हैं। वो जगह इस तरह की है कि नीचे शादी हॉल बना हुआ है और ऊपर हमारा वेयर हाउस। खैर, वहाँ एक दिन काम खत्म होने के बाद हम सब दोस्त बैठे हुए थे, आपस की बातें चल रही थी, तो अचानक मेरे एक दोस्त ने कहा, यार मुझे इस जगह पर कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा और यहाँ बैठना इस टाइम मुनासिब नहीं लग रहा। हम चलते हैं किसी होटल पर जाकर बैठ जाते हैं। तो कुछ दोस्त उस दोस्त का मजाक उड़ाने लगे कि तुम डरपोक हो, हम रोज यहाँ बैठते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, और तुम चुप करके बैठ जाओ। तो वो खामोश होके बैठ गया। मिनहाज, आपको बताता चलूं कि वो इतना खामोश हो गया था कि उसे कभी देखा नहीं था इतना खामोश हमने, जितना वो उस वक्त चुप हो चुका था। खैर, कुछ देर बाद मेरे दोस्त उसे डराने के लिए जिन्नात वगैरह की बातें करना शुरू कर दी। उसका मूड ठीक हो, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ, खुद खड़ा होके वहां से चला गया। तो हमने रोका भी उसे, लेकिन वो वहां रुका नहीं। तो कुछ लड़कों ने बोला, पागल हो गया, ये इसे जाने दो, खुद ठीक हो जाएगा। खैर, हम फिर दोस्तों ने एक दूसरे के साथ मजाक करना शुरू कर दिया। मैं वो मतलब हमने इस तरह के मजाक करना शुरू कर दिया कि वो देखो कौन है। तो ऐसा मजाक सब एक
दूसरे के साथ कर रहे थे। खैर वो दिन तो ऐसे ही गुजर गया, लेकिन अगले दिन से वहां लेबर का काम करना मुश्किल हो गया। कभी दरवाजे जोर से बंद हो जाते, कभी मशीन चलते चलते रुक जाती, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मिनहाज, वो जगह पे, उस जगह के बैक साइड पे दो पुराने दरख्त भी हैं। उसमें एक नीम का दरख्त है और एक आम का। जो कभी कभी हम ऊपर छत पर जाते हैं तो एक दिन मगरिब से पहले हम दो दोस्त ऊपर आम तोड़ने गए। हम अपने साथ एक बहुत बड़ी लकड़ी भी लेकर गए थे कि आम तोड़ने में आसानी होगी। अभी 5-6 आम तोड़ने के बाद मगरिब हो गई और मैंने दोस्त को कहा चलो अब नीचे चलते हैं। तो वो माना नहीं मेरी बात। और इतने बोलने के बाद भी वो अपनी मस्ती में लगा रहा। तो अचानक वो लकड़ी किसी ने जोर से खींची और वो छत से नीचे गिर गया। उसको बहुत चोटें भी लगी, बीमार भी बहुत ज्यादा हो गया, और उसके बाद वो हमारे इस जगह पर कभी वापस लौट के नहीं आया। अभी भी वहां उसी जगह पे मैं काम करता हूँ, लेकिन अब हम ऐसा कोई मजाक नहीं करते, सिर्फ काम की बात होती है। दैट्स इट। ओके जी। चलें जी, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। अंबर आमिर, अगर आपको आवाज आ रही है तो काइंडली अपना माइक ऑन कर लीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अंबर, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र। किधर से ज्वाइन किया आपने में? जी मैंने पीसीएच सोसाइटी से, आपके ही मोहल्ले से। ओ जबरदस्त। अच्छा जी। सोसाइटी ऑफिस की बिल्डिंग है ना हमारी, जी जी कम्युनिटी जी। हॉल वाली, बिल्कुल उसके सामने वाली गली में से। अरे जबरदस्त। तो उसी गली में तो वो रंग बिरंगा घर भी है? नहीं, उस गली में अच्छा, नहीं है, एक उस गली गली के बैक ए मार्केट की तरफ है वो। हाँ, वो एक गली आगे पीछे। तो आपने कभी जी सुना उस घर के बारे में ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं सुना, क्योंकि वहां पे जो है वो मैंने सुना था कि जो डेफ एंड डम्ब चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी वहां पे ट्रेनिंग की जाती है। क्योंकि मेरे कजिन का बेटा था, तो इसी तरह था, इसी कंडीशन में था, तो वो वहां मेरी पुप्पो को, अपने पोते को लेके जाती थी। एक जमाने में वहां पे प्रोडक्शन हाउस भी खुला था, वो काफी। अब चूंकि काफी अरसे पहले मैंने यही सुना था कि वहां यही है। अच्छा ठीक है, ठीक है, चले, फेयर इनफ। आप क्या वाकया शेयर करने वाली हैं? वाकया एज सच तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, मगर ये है कि हम जब से इस लोकेलिटी में, हमें तकरीबन 25 से 30 साल हो रहे हैं। हम्म। और मैं क्लास 8 में थी आई थिंक, जब हम यहाँ आए थे। सही। तो उस वक्त तो हमें इतना अंदाजा नहीं हुआ, पुराना सा घर था। तो वालिद साहब ने जो है उस वक्त बनाना शुरू किया हमारे। तो हमारे आहिस्ता आहिस्ता मामलात कुछ इस तरह होने शुरू हो गए थे कि हमारे घर में ना थोड़ी थोड़ी हैपनिंग्स होती थी। जैसे जो अम्मी की कबर्ड थी, उसको अम्मी ने जैसे पेंट ऑफ वाइट डीको करवाया हुआ था, उस पे अक्सर ना धब्बे पड़ जाते थे। हम पहले यही समझते थे कि कहीं पंखे की, पुराने पंखे हैं, ग्रीस गिर रही है और ये वो मैला मैला है। हम्म। मगर वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ अरसे बाद ऐसे लगने लगा कि जो पेंट था ना, उसके ऊपर बकायदा हाथ, 3 उंगलियों वाला हाथ जो था ना, वो वाजे नजर आने लगा। हम्म। और उस वक्त भी हम लोग, अम्मी यही कहती थी कि भाई नहीं नहीं, कोई ऐसे किसी का, अब अब्बू तुम्हारे हाथ रख देते हैं तो हो जाता है, और इस तरह रख देते हैं, कभी आधा निशान आ जाता है, कभी नहीं भी होता, और तुम लोगों को वहम है। वो उस सही। वक्त तो हमें इतना अंदाजा नहीं हो। थोड़े अरसे बाद जब हमारे घर में हादसात होने शुरू हुए, वो इस तरह जब घर बनना शुरू हुआ ना, तो उस वक्त क्या हुआ कि हमारी वालदा के साथ मामलात शुरू हुए। पहले हमारी वालदा एक दफा गिरी, तो इस तरह मतलब खड़ी हुई थी और एकदम गिरी है, तो सर पे कुछ लगा है, तो याददाश्त चली गई है। और यानी वो किसी को नहीं पहचान रही थी। और थोड़े अरसे, उस संडे का दिन था, और हम लोग इतने परेशान कि हमें समझ नहीं आ रही थी उन्हें कहाँ लेके जाएं और क्या करें। हम्म। मगर फिर खैर अल्लाह का शुक्र है, अम्मी की एक कजन थी, वो डॉक्टर थी, वो आई, उन्होंने देखा कुछ, फिर मेरी नानी भी आ गई, तो उन्होंने पढ़ के जैसे अम्मी को दम वम किया, तो उसके बाद कुछ बेहतर हो गई। उसके बाद एक दफा बीमार हुई, तो कुछ प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि हमने हर डॉक्टर से दिखा लिया। वो कहते थे जो प्रॉब्लम आप बता रही हो उससे रिलेटेड आपको कुछ भी नहीं है, सारे टेस्ट आपके क्लियर है, मगर आपको कुछ भी नहीं है।
उसके बाद एक दफा यूं हुआ कि जब ये घर बन गया मेरे भाई की, उसके बाद अम्मी ने शादी की साल बाद, तो उस शादी के थोड़े अरसे बाद ना, तो एक दफा क्या हुआ, गीजर बंद हो गया था, रमजान का महीना, तीसरा रोजा था। तो मेरी वालदा सीढ़ियां चढ़ के जा रही थी, मतलब ऊपर हम लोग वॉशिंग एरिया हमारा छत पे है। तो वालदा मेरी जब ऊपर चढ़ी तो गई तो गर्म पानी आ ही नहीं रहा था मशीन में डालने के लिए। कहती है कि बहुत देर हो रही है, और मैं फटाफट, वो है माशाल्लाह काम में बहुत तेजी दिखाती थी, तो जल्दी जल्दी अम्मी ने पतीला गरम किया, जैसे उठा के ऊपर ले जा रही थी। कहती है अब उनका कहना ये था कि मैंने रख दिया था पतीला। अब वो कहती है कि मेरे हाथ पे भाप लगी, मैंने पतीला रख दिया, और वो पतीला किस तरह मेरे ऊपर आया, क्योंकि मैं तो बाहर लाउंज में जो है सोफे पे लेटी हुई थी, सब अब्बू कमरे में सो रहे थे, भाई अपने रूम में था, हम लोग घर में अफराद इतने ही थे। तो एकदम अम्मी की चीखों की आवाज आई, तो मैं उठ के भागी। तो भाई भी मेरा अम्मी की चीखों की आवाज सुन के निकल आया कमरे से कि क्या हो गया, क्या हो गया। अब्बू भी भाग आए, देखा तो वो अम्मी गए, मैं जल गई, पूरी जल गई, पूरी जल गई, और पतीला नीचे पड़ा हुआ, ढक्कन ऊपर ही रह गया। सीढ़ी वाली जगह जो थी, जो एक बीच में वो आता है ना, काउंटर से स्टेज सा आता है, सीढ़ी पे चलते हुए जब टर्न होते हैं ऊपर की तरफ, तो एक स्टेज सा आता है, वहां पे ही जो है ना, वो हमारा ढक्कन पतीले का रह गया, और पतीला अम्मी के समेत गिरती में अम्मी नीचे आई, और अम्मी समेत। अब वो उस वक्त तो समझ नहीं आई, हम लोग इतनी अफरा तफरी मची कि हम लेके गए, तो उनका 30% बंद था पूरा, मतलब जिस्म, यानी सिर्फ कमर और उनकी हिप्स रह गए थे, बाकी कुछ नहीं बचा था, सब जल गया था, एक फेस बच गया था, इतनी बुरी तरह जल गई। कुछ अरसे बाद हम बहुत परेशान हुए, उनको लेके गए लियाकत नेशनल, हर जगह, जैसे 1 यूनिट तो कहीं है नहीं ज्यादा यहाँ पे, तो उस टाइम लियाकत नेशनल में इनका ट्रीटमेंट करवाया था। तो उसके बाद अम्मी काफी परेशान रही, क्योंकि घर में उसके बाद थोड़े थोड़े काम होने शुरू हुए, कि दीवारों पे खून पे छींटे आने लग गए, और काफी मामलात ऐसे हुए कि इस घर में जो हमारे मुलाजिम होते थे, हमारी हाउस हेल्प होती थी, वो ये कहते थे कि भाई ऊपर छत पे जब सोते हैं तो साइड के पे ना कोई चीज होती है, उस साइड पे, जैसे पीछे जो गंदी गली है उसकी तरफ ना, उस बाउंड्री पे जो है वहां कुछ है मसला। तो वहां वो अक्सर शिकायत करते थे कि भाई यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है। तो हमने कभी तवज्जो नहीं दी, हमने ये शरारती हैं, और कोई शरारत करते हैं तो कोई डांटता है तो हमें ये बोलते हैं कि हमें जो है ना इस तरह करते हैं। मगर खैर उसके बाद हमने फिर किसी से पूछा था, तो अम्मी को ये शक था कि हमारे घर में नारियल के, जामुन के और आम के बहुत दरख्त, आम के और जामुन के बहुत दरख्त थे, नारियल तो नहीं उस टाइम थे, आम और जामुन के बहुत दरख्त थे। अम्मी ने वो कटवाए थे जब हम रेनोवेशन करा रहे थे। अम्मी ने उनसे पूछा कि, तो उन्होंने बोला नहीं देखें बीबी, दरख्त तो कटते ही बड़े होते हैं, कट जाते हैं, मगर फर्नीचर किससे बनेगा, उन्होंने ये बोला। मगर एकदम वो चौंके और कहते हैं कि आप ना लोबान लें और सूरह फलक पढ़ के दम करके उसको घर में उसकी धुनी दें असर और मगरिब के दरमियान। एट दैट टाइम उन्होंने हमें और कुछ भी नहीं बोला कि क्या हो रहा है क्या नहीं होता। एट दैट टाइम हमने वो करना शुरू किया, तो हैपनिंग्स तेज होती चली गई। वो कहानी, यानी किसी के साथ थोड़ा थोड़ा जो है ना, वो किसी को कुछ नजर आ जाना, और एक दो दफा ऐसा महसूस हुआ कि नीचे वाले घर में बच्चे जा रहे हैं। सच हमें खुद हमने आके परेशान नहीं करते थे। फिर किसी से बहुत, जब अम्मी परेशान हुई, हमारे घर में कुछ मामलात और बिगड़े, क्योंकि हमारे किसी रिलेटिव्स की तरफ से, फिर जो चीज हमारे घर में थी, उन दो बैक साइड पे हमारा जो मेरी वालदा का कमरा है, उसके नीचे मेरे अब्बू के ने अपनी बैठक बनाई हुई थी। वहां अब्बू के दोस्त आते थे और बैठते थे उन 2 कमरों में, और ऊपर की जानिब एक स्टोर रूम था छत पे ना, एल शेप में समझे, एल शेप में वो जो जगह थी, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। वो कहते थे कि यहाँ कोई चीज है जो ऊपर से नीचे जाती है, और ये आज की नहीं है, ये कितने ही साल की है, कितनी सदियों से यही है, ये ऐसा आपको कोई परेशानी नहीं रहेगी, ना आपको तो तंग करेगी। लेकिन आपके वालिद ने क्या देखा जो ऊपर से नीचे चीज जाती, क्या देखा उन्होंने?
मेरे वालिद ने नहीं देखा था। हम जब उन्होंने ये ऐसे देखा था कि कोई बच्चा है, कभी बच्चे गुजरते हुए नजर आ जाते थे, और कभी ऐसा लगता था पीछे से जैसे कोई निकल गया, जैसे पंखा लगा हुआ है, अगर पेडेस्टल लगा हुआ है तो पेडेस्टल के आगे से कोई गुजरता है तो महसूस होता है। हम्म। ये चीजें हमें बहुत महसूस होने लगी थी। सही। तो उसके बाद फिर मगर उन्होंने एक चीज बोला, अम्मी ना हमारे घर में ये मसले हो रहे हैं। तो कहते हैं कि ये मसले उसकी वजह से नहीं हो रहे, मसला ये है कि कोई आप पे कुछ कर रहा है जो उस मखलूक को यूज कर रहा है इसमें, क्योंकि वो मुस्लिम नहीं है। सही। तो वो हमारे लिए काफी परेशानी की बात थी। मगर जब उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं इलाज हुआ, मगर काफी अरसे बाद कोई कहता था इसको जो है ना हम सुला देंगे, कोई कहता था जला देंगे, कोई कुछ कहता था। मगर एक मौलाना साहब थे, हम लोग इतने लोगों में पढ़े कि आखिरकार तंग नहीं आ जाते कि परेशान। तो एक मौलाना साहब थे, उन्होंने आप देखें इसको कुछ मत कहें, अगर आप इसे छेड़ेंगे तो आप तबाही आएगी। ये आपको परेशान नहीं करिए, आप इसे परेशान मत करें। कि एक टाइम पे हमारे वो तो अल्लाह का शुक्र है, उसके बाद उन्होंने कुछ पढ़ाई दी, उन्होंने आप पढ़े इंशाल्लाह ये सो जाए। सही। ये कहा फिर उसके बाद ये आपको परेशान नहीं करेंगे और ना ही कोई वो हिसाब किताब परेशानी का होगा। उसके बाद बहुत प्रॉब्लम्स आई, बहुत कुछ हुआ, मगर उस अल्लाह का शुक्र है इस घर में मैं अब जहाँ बैठी हुई हूँ, मेरी शादी हुई, शादी के बाद मैं जब अपने ससुराल गई वहां पे भी ये प्रॉब्लम था कि मेरे हस्बैंड रात को लेट आते थे, और जब वो आते उनके आने से पहले ऐसा अक्सर होता था, वो सोफे ऊपर से सब पूरा घर सो रहा होता था, और ऊपर से सोफे घसीटने की चीजें घसीटने की और चलने फिरने की आवाजें आती थी, और जब निकल के देखती थी तो सब सो रहे होते थे। और एक परेशानी और एक चीज बहुत होती थी कि अमूमन फर्श 2-3 बजे फर्श धुलने की बहुत आवाजें आती थी। अच्छा। और मैं हैरान हूं कि इतनी रात को 2:30-3 बजे कौन फर्श धोएगा इस टाइम। हम्म। और और आपका इतनी जो ससुराल है वो भी पीसेज में ही है? नहीं जी, वो नॉर्थ नाजमाबाद में ब्लॉक आई में है, इमाम क्लिनिक है ना, सही सही सही, उसकी तरफ, उसकी उसके बैक साइड। पीछे। जी उसके पीछे वहां पे ये प्रॉब्लम था। तो वहां पे और अक्सर ये होता था कि कोई नॉक करके कि जो है ना खिड़की पे निकल जाता था, और मैं यही समझती थी कोई शरारत कर रहा है, देवर है मेरा शरारत कर रहा है, कि मैं इंतजार में बैठी होती हूँ हस्बैंड के, तो ये नॉक करके निकल जाते हैं। तो एक दो दफा मैंने गई, मैं बहुत एकदम डर गई, तो मैं गई उनके यहाँ, मैंने बोला आपने यूं किया है? तो कहता है कि नहीं मैंने नहीं किया भाभी, आपको गलत फहमी हुई है ना। वो अभी मैं उसको कमरे से जस्ट छोड़ के अंदर आई, दोबारा नॉक हुआ। मैंने वही खड़े होके रोना दरवाजे पे ही शुरू कर दिया अपने रूम के, उसका रूम और मेरा रूम साथ साथ ही था। तो वो निकल के पीछे भागा, उसने देखा कुछ नहीं था, कोई भी नहीं था। अक्सर जैसे कोई चाबियां नहीं बजाता खिड़की के पास खड़े होके, वैसे आवाजें आए इस टाइप की, और जैसे पायल की आवाज आती है ऐसी आवाज अमूमन आती थी, मगर कभी कुछ देखा नहीं था। और ये मगर इसी घर की बात कर रही हैं जो आप नाज़िमाबाद में रहती हैं आप? जी नहीं, यहाँ नहीं रहती मैं, अब यहीं आ गई हूँ। मगर उस मामलात वो कुछ ऐसे थे कि उसके बाद मेरा घर नहीं बन सका। मैं उसके बाद यहाँ अब 17 साल हो गए मैं अपनी मदर के साथ होती हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, मैं अपनी मदर के साथ होती हूँ यहीं पे। हमने उसके बाद काफी सफर किया, बहुत ज्यादा सफर किया, मगर ये है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अब बिल्कुल ठीक है। ये है कि हाँ, अब वालिद साहब हमें एक बात कहते थे, हमारे वालिद की डेथ हो चुकी है, मगर वो ये कहते थे कि बेटा देखो यहाँ पे नीचे हमारे यहाँ अब्बू के कोई जानने वाले थे जिनको हम नहीं जानते थे, हमने कभी देखा भी नहीं था उन्हें। वो बहुत पढ़ने वाले थे और वो बोलते नहीं थे। तो उन्होंने ये चीज बोली थी कि आपके नीचे घर में जो है पीछे का जो जगह जो जरा सी भारी थी, वो कहते थे हमने नीचे घर में एक नेक बुजुर्ग हैं आपके जो रह रहे हैं, उनको वहां रिहाइश पजीर करवाया, आप नमाज रोजा करें, घर को साफ सुथरा रखें, इंशाल्लाह कुछ नहीं आएगा आपके घर में। क्योंकि जो मिलने जुलने वाले रिश्तेदार थे जो थोड़े हासिद थे, उन्होंने भी फिर बहुत कमाया इस मामले से, हमारे घर की इस थोड़ी सी एक कमजोरी से। यानी कि उसके बाद तो ये हुआ कि जादू, इतने ब्लैक मैजिक और जादू जिसे कहते हैं, वो इस कदर जोर पे था कि हमारे घर में इतने खरगोश थे, यानी खरगोश आपको पता कितनी जल्दी बढ़ते हैं, पूरी छत भरी हुई थी, अराउंड 50 to 60 खरगोश था हमारे घर में।
और धड़ाधड़ मरने लगे। इस तरह मरते, और मरते यूं नहीं थे कि भाई ऐसे गए और देखा मरा पड़ा है, नहीं, किसी का कान नोचा हुआ और इतना बुरी तरह, और हमने अपने हाथों से पाले थे और फीड करते थे उनको, तो वो बहुत, एक दिन तो ये था कि किसी कान नोचा हुआ और आर पार सुराख हुए हुए। अब किसी ने, अगर मैं कहती हूँ मारा भी किसी ने, चील ने नोचा या कुछ, आर पार सुराख कैसे हुआ? ऊपर हमारे पास तोते हैं, पिंजरे हैं, बच्चों को शौक था, तो वो भाई ने रखे हुए थे, तो उन तोतों, पिंजरे के अंदर से मरा हुआ तोता और उसके आर पार सुराख। रात में हमने, मेरे भाई को तीतर रखने का बहुत शौक है, तो एक बच्चा सा लाया था, वो हर वक्त ना नाचता रहता था, जैसे रुकता नहीं था। रात में बिल्कुल उसको ऐसे ही छोड़ा, और सुबह जब देखा तो उसकी गर्दन मुड़ी हुई। इतने इतने यहाँ पे हुए हैं कि हम तो अब अल्लाह का शुक्र है, होता है हमें कभी कभी पता चलता है, क्योंकि यहाँ पे एक दो दफा भाई ने मेरे जो है ना, एक दो बच्चों को जरा, मेरे बच्चों को जरा डराने के लिए बोला कि नहीं तुम लोग शरारतें करते हो, ये है वो है। तो मेरे बेटे को पता नहीं क्या सूझी, वो, हम ऊपर वाले पोर्शन में उस वक्त अम्मी के साथ ही रहते थे, तो नीचे वाले पोर्शन में एकदम निकल के कहता है अस्सलाम वालेकुम। तो इसने 2 दफा सलाम किया आके ना, तो किचन में गया ये, और किचन में जाके जैसे खड़ा हुआ, फ्रिज के अंदर से अब्बू ने से कुछ निकाल के लाने के लिए बोला था अपने लिए, तो वो जैसे ही निकाल के फ्रिज का दरवाजा खोला, इसके कान के पास किसी ने आके बोला वालेकुम अस्सलाम। फिर दूसरे कान के पास आके बोला, कह रहा है मामा, मैं, वो उस वक्त इतना बड़ा नहीं था, माशाल्लाह अब तो जवान है, मगर उस वक्त इतना बड़ा नहीं था, हार्डली 13-14 साल का था। और वो कहता है कि बस वो वालेकुम अस्सलाम उसने बोला, और इसकी हालत खराब, और इसने जैसे वो चीज पकड़ी और भागा वहां से सरपट। मैंने बोला आइंदा ऐसी हरकत नहीं करना। हमें अंदाजा था, मगर अब हम यहाँ रह रहे हैं, नीचे वाले पोर्शन में रह रहे हैं, तो बच्चे अमूमन मुझसे पूछते हैं, मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं है, हम यहाँ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सब कुछ है। बस ये उन्होंने एक चीज हमें की थी, जो हमारा लाउंज का एरिया है, उसमें उन्होंने बुजुर्गवार ने, हम जो बुजुर्ग थे वो, अब तो उनका इंतकाल हो गया, मगर उन्होंने ये चीज हमें कहा था कि टीवी, फिल्में, गाने, आपने ये बाहर, आप क्योंकि इंसान है, हम देखते हैं, हर चीज देखते हैं, वो ये कहते हैं कि कोशिश करें रात के टाइम ऐसी चीजों से गुरेज करें। जब मगरिब और इशा का टाइम गुजर जाता है ना, उसके बाद आप टीवी ना देखें लाउंज में, ये ना करें। तो अब जब हम नीचे शिफ्ट हुए, तो मैंने तो ये लाउंज का एरिया रखा ही नहीं, खत्म ही कर दिया इसमें टीवी का सिस्टम। ओके, चले, थैंक यू अंबर, आपका बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो, बहुत अच्छा लगता है, मैं रेडियो के जमाने से आपका सुन रही हूँ, मगर बीच में थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, मगर अब अल्लाह का शुक्र, अब तो खैर रोज ही सुनती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं अगर होता तो फिर रिकॉर्डिंग सुनती हूँ। चले, अच्छा लगता है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अपना ख्याल अल्लाह रखिए। हाफिज। अच्छा जी, आज की स्ट्रीम भी जो है वो 2 घंटे की होगी, तकरीबन तकरीबन 1.5 घंटे की स्ट्रीम हो चुकी है अभी, 1.5 घंटे की स्ट्रीम हो चुकी है, टाइम 1:30 नहीं बज रहा, टाइम तो 2:07 ही हुआ है। चले, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ। हेलो मिनाज, माय नेम इज गौरव, आई एम फ्रॉम राजस्थान, इंडिया। कोई इंडिया का एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है जो हॉन्टेड प्लेसेस जाकर इन्वेस्टिगेट करता है। उन्होंने ये स्टोरी शेयर की थी अपने चैनल पर, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये शेयर करूं। उस इन्वेस्टिगेटर का कोई दोस्त हुसैन था, उसके साथ ये वाकया पेश आया। उसके पास एक गाड़ी थी, तो उस दोस्त ने तो उस दोस्त जिसका नाम हुसैन था का कोई एक और दोस्त था जिसका नाम समीर था। उसने हुसैन से अपनी गाड़ी मांगी क्योंकि उसको कहीं अपनी फैमिली के साथ किसी दूसरे शहर जाना था। वो नॉर्मली हाईवे पर जा रहा होता है, तो उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन उस कार में जो भी लोग होते हैं वो बच जाते हैं। उनकी गाड़ी हाईवे पर पलट जाती है। वो लोग हेल्प के लिए पुलिस को कॉल करते हैं। रात के टाइम पे वहां पुलिस आने में थोड़ा देर कर देती है। उसी टाइम समीर सोचता है कि वो हुसैन को कॉल करके बता दे कि उसके साथ एक्सीडेंट हो गया। समीर हुसैन को कॉल करता है तो हुसैन काफ़ी अपसेट होता है और वो समीर को बोलता है कि मुझे गाड़ी की तस्वीर क्लिक करके भेज
कि कितना डैमेज हुआ है गाड़ी को। तो समीर पिक्चर क्लिक करता है। वो जो पिक्चर खींचता है वो उसको अपने यानी उस गाड़ी के ओनर हुसैन को व्हाट्सएप कर देता है। वो पिक्चर मैं यहाँ अटैच कर रहा हूँ। वो पिक्चर जैसे ही हुसैन देखता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो समीर को बोलता है कि मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, और समीर वहीं से गाड़ी सर्विस सेंटर भिजवा देता है। 2-3 महीने से वो गाड़ी सर्विस सेंटर पड़ी पड़ी हो रही, लेकिन हुसैन अभी तक उसे लेने नहीं गया और वो उस गाड़ी को सिर्फ 50% प्राइस पर बेचने के लिए भी तैयार है। आई एम ऑल्सो स्केर्ड टू सी दिस पिक्चर मिनाज। आप देखिए और बताइए कि आपकी क्या राय है इस पर। एक सेकेंड रुकिए। ये वो पिक्चर है। एक सेकेंड, इस तस्वीर को शामिल कर लेते हैं जरा स्ट्रीम पे। हम्म हम्म। अच्छा जी, क्या हुआ इस तस्वीर को देखा तो हुसैन क्यों परेशान हो गए? क्या है इस पिक्चर में ऐसा? ये गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। ये ओके, तो ये तो कोई खातून बैठी हुई लग रही है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये तस्वीर हम ये वाकया और ये तस्वीर हम पहले दिखा चुके हैं अपने शो में, शायद पहले किसी और ने हमसे शेयर की थी। लेकिन अच्छा जी, ये वो गाड़ी है जिसका एक्सीडेंट हुआ, और उस एक्सीडेंट के बाद जब इन्होंने तस्वीर भेजी, तस्वीर में ये आया कि गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे कोई लड़की बैठी हुई है। ये बकायदा आंखें नजर आ रही हैं। ये तो प्रॉपर चेहरा है। अल्लाह रहम करे। भाई इस दुनिया में अजीब अजीब मिरेकल्स होते हैं, आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हम अक्सर औकात ये बोल देते ना कि यार झूठा है, ये सब झूठ है, ये सब बेकार है। अ, नहीं जी, अ, कुछ झूठा और कुछ बेकार नहीं होता। एवरीथिंग इज पॉसिबल है, एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, मेरा नाम एस है। कहते हैं ना कि अल्लाह पाक कब आपसे कौन सा काम ले आप खुद भी नहीं जानते, और कब नवाज देता है कोई नहीं जानता। ये मेरा वाकया भी मेरी लाइफ चेंजिंग वाकया है। बात है 25 जुलाई 2014 की, जब मैं कायद अवाम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी नवाब शाह में 3rd ईयर में पढ़ता था। अल्लाह पाक माफ़ करे, तब मैं सलात सोम का इतना पाबंद नहीं था, मज़हब से दूर दूर रहता था, पर मैं सोशल एक्टिविटीज़, स्पीच, डिबेट में हमेशा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था। हमारी यूनिवर्सिटी से हर जुम्मे की नमाज के बाद तबलीग के लिए सैर रोज़ा के लिए स्टूडेंट्स के ग्रुप्स जाते थे। वो पहले नवाब शाह शहर में मौजूद मरकज़ जाते, फिर वहाँ उनकी रजिस्ट्रेशन करके 5-5 लोगों का ग्रुप बनाया जाता और एक लड़के को उस ग्रुप का अमीर मुकर्रर किया जाता। फिर उनको अलग अलग छोटे छोटे गांव की मसाजिद में तबलीग के लिए भेजा जाता। हम
गर्मियों की छुट्टी से वापस आए तो मेरे दोस्तों ने इसरार किया कि इस बार तुम भी हमारे साथ चलो। अब 10 दोस्तों को मैं इनकार ना कर सका। मरकज से जो प्रोसेस था वो मैंने पूरा कंप्लीट किया। हम दोस्तों को डिवाइड कर दिया गया, दो दो लड़के अलग अलग ग्रुप में हो गए। हमें अमीर साहब एक दरमियानी उम्र के उर्दू स्पीकिंग बंदा मिला। हम मरकज से एक गाड़ी में निकले। हम 5 लोगों को गाड़ी ने तकरीबन 1 किलोमीटर दूर उतारा और हम जमीनों की दरमियान से होते हुए गांव की तरफ बढ़ रहे थे। हरी भरी फसल, लंबे लंबे दरख्त, साथ में नदी से बहता हुआ पानी, बहुत पुरकशिश फिजा, देख के बड़ा मजा आ रहा था। हम तकरीबन 12-15 मिनट में मस्जिद में पहुंच गए। असर के वक्त वहां पहुंचे तो कोई नहीं था। वजू करके मैंने अजान दी तो हमारे अलावा 10-12 लोग और भी आ गए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि सब के सब सफेद कुर्ते में थे और सब के मुंह हाजी टॉवल से ढका हुआ था और वो सब के सब लोग राइट साइड पे जाके खड़े हो गए और सबसे एक ही किस्म की खुशबू आ रही थी। नमाज हुई तो हमने सबको दर्स की दावत दी, लेकिन कोई ना बैठा और सब चले गए। सिर्फ एक शख्स ने हमसे बात की कि आप लोग खाना मेरी तरफ खा लीजिएगा। उसके अलावा उनसे और कोई बात नहीं की गई। हमें थोड़ा अजीब भी लगा। खैर, हमने आपस में जो अस्कार वगैरह किए वो किए। अब मगरिब के वक्त अजान हुई तो इस बार लोग ज्यादा आए और बिजली ना होने की वजह से मस्जिद के लिए 3-4 लालटें भी लाई गई और मोमबत्तियां भी जलाई गई। लेकिन हमें फिर अजीब लगा कि सब लोग सफेद कुर्ते में और सबका चेहरा हाजी टॉवल से ढका हुआ और सब लोग राइट साइड पे ही खड़े हो रहे हैं और सब में से एक ही खुशबू आ रही है। खैर, नमाज के बाद दर्ज हुआ तो हमारे अमीर साहब ने 5 मिनट का बयान दिया और तमाम के तमाम लोगों से दर्ज सुना। लेकिन सबके सब लोग सर झुका के बैठे हुए थे। बयान मुकम्मल हुआ, दुआ हुई, लोग अपने घर चले गए। कुछ देर बाद एक शख्स हमारे लिए इतना खाना ले आया जैसे कि हम किसी दावत में आए हों। साथ में अलग अलग किस्म के मीठे भी थे। यकीन जाने, जिंदगी में ऐसा बेहतरीन खाना मैंने नहीं खाया। अब इशा की नमाज का वक्त आया तो मैंने फिर अजान दी तो इस बार इतना रश हो गया कि मस्जिद में जगह ही नहीं बची। बच्चे, बूढ़े, जवान सब लोग ही मस्जिद में आ चुके थे और उनसे मस्जिद भर चुकी थी। लेकिन फिर से अजीब बात यह थी कि सब के सब उसी तरीके से सफेद कुर्ते पहने हुए, सबका चेहरा ढका हुआ। हमें अजीब तो लगा पर हमने ये सोच के इग्नोर कर दिया कि शायद इस गांव का कोई ट्रेडिशन होगा कि सभी एक जैसा लिबास पहने या फिर जुम्मे की वजह से ये सब इस तरह का एक लिबास पहन रहे हैं। खैर, नमाज के बाद दोबारा दर्स हुआ। अब मेरी बारी थी दीन बयान देने की। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था कोई दीनी बात करना। अंडर कॉन्फिडेंस में कांप भी रहा था। लेकिन एक बात मैंने भी नोट की कि सिवाय मेरे अपने ग्रुप के बाकी कोई भी शख्स ऊपर नहीं देख रहा। ना कोई बच्चा, ना कोई बूढ़ा, ना कोई जवान। सबके सब नीचे सर किए बैठे हैं, लेकिन सर हिला रहे थे जैसे उन्हें मेरी सारी बात समझ में आ रही हो। मुझे कॉन्फिडेंस मिल गया कि कोई नहीं देख रहा। जल्दी जल्दी मैं जो बयान याद किया है वो देकर बैठ जाता हूँ। अब मेरा बयान हो गया। मैंने दुआ के लिए जैसे ही अमीर साहब को कहा तो जिस बंदे ने हमें खाना लाकर दिया था उसने कहा कि बेटा, आपके समझाने का तरीका अच्छा है, आप थोड़ा मजीद बयान करें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो उस पर मैंने कहा कि चाचा जी, हम 3 दिन यहाँ हैं, हर नमाज के बाद बयान होता रहेगा। मैं अमीर साहब से इजाजत लेकर बाकी सारी नमाजों में भी बयान सुनाऊंगा आपको। उस पर बाकी तमाम लोगों ने भी इसरार किया कि आप किया। मुझे ये सारी चीजें अजीब लगना शुरू हो गई। सबके नीचे ही थे, सबके सर नीचे थे,
लेकिन आवाज सबकी एक ही वक्त आई। खैर, मैंने फिर से थोड़ा मजीद 5-6 मिनट का बयान दिया। अब मैंने बयान मुकम्मल किया और अमीर साहब ने दुआ करवाई। सब ने दुआ की। फिर सब लोग बड़ी नमाज में जिक्र करने लगे, भारी आवाज में जिक्र करने लगे। अब हम 5 चाय के आदी तो थे, तो चाय का बंदोबस्त करने लगे। तो एक शख्स ने हमें खुद आकर कहा कि आप लोग बैठ जाएं, जिक्र के बाद चाय आ जाएगी। हम लोग बैठ गए। मैं अपने साथियों को अपने वसवसे और जो शक पैदा हुए थे वो बताने लगा कि यहाँ मामलात अजीब तरह के हैं। इतने में मेरी चाय आ गई। यहाँ अजीब बात यह थी कि हम दो दोस्त फीकी चाय पीते थे, तो हमारे लिए चाय फीकी आई। बाकी सब मीठा पीने वाले थे, तो उनके लिए उसी तरह की मीठी चाय आई। हम में से किसी को उनको नहीं बताया था कि हम किस तरह की चाय पीते हैं। चाय खत्म करके हम बैठे और फिर तीसरा शख्स आया जो बहुत बड़ी उम्र का लग रहा था। उसने मुझसे कहा कि बेटा, आपको हजरत यूसुफ का वाकया मालूम है? मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा कि बेटा, अब आप हमें वो वाला वाकया सुनाएं। अब मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था तबलीग का। मैं समझा शायद लोग ऐसे ही फरमाइश करते हैं और जमात वालों को इस तरह बातें माननी पड़ती होंगी। तो मैंने उनको किस्सा सुनाना शुरू किया। तकरीबन 40 मिनट में मेरा किस्सा मुकम्मल हुआ और उस किस्से से क्या दरस मिलता है वो भी समझाया। सब लोगों ने रिएक्शन मेरे लिए बिल्कुल हैरान कुन था। सब लोग इस तरह खिलखिला रहे थे कि जैसे मैंने उनको जिंदगी में बहुत बड़ी खुशी दे दी। हर किसी ने तारीफ की, दुआएं दी और सब लोगों ने खाने की दावत भी दी। सब लोग 12 के वक्त सब लोग नहीं, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। चलें, यह समय ईमेल बहुत लंबी है। एक और भी वाक्य इसके अंदर, वो हम कल स्ट्रीम पे शेयर करेंगे। तकरीबन 1:36 हो चुके हैं। तकरीबन हमारे अभी 20 मिनट बाकी हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलिए प्लीज़। एंड चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने भी लोग अभी प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपसे सबसे बस एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली वो बेल आइकॉन को देख लीजिएगा कि वो प्रेस हुआ है कि नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप लोग अपनी सपोर्ट भेजना चाहते हैं, क्योंकि ये चैनल आप लोगों की सपोर्ट से चल रहा है, तो हम अगर आप लोग अपनी सपोर्ट भेजना चाहते हैं तो इंटरनेट जो पाकिस्तान से बाहर हमारा लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं वो लोग हमें सुपर चैट और सुपर स्टिकर्स के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। और जो लोग पाकिस्तान में हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं वो लोग हमें इजी पैसा और जैज़ कैश पे अपने वाकयात अपनी सपोर्ट हमें भेज सकते हैं। चलें जी, भरते हैं अपनी उसी ईमेल को अब कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अब सारा दिन हम लोग घर घर जाकर तबलीग करने गए। सबसे स्ट्रेंज बात यहाँ लगी थी, बिल्कुल साफ सुथरा इलाका था। ना मट्टी थी, ना धूल, ना कीचड़, ना कोई एक पत्थर। हर चीज साफ और किसी भी घर से कोई आवाज ना आए, ना ही गलियों से कोई आवाज आए। ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे हम किसी गांव में हैं। सन्नाटा ही सन्नाटा था, खामोशी ही खामोशी। और दूसरी बात कि हर घर का दरवाजा सिर्फ सफेद रंग का था। सफेद के अलावा कोई दूसरा कलर पूरे गांव में नजर ना आया। ना हमने पूरे गांव में जानवर देखे, ना कोई परिंदा देखा। अब जिस भी दरवाजे को नॉक करते तो मर्द निकलता, वो भी सफेद लंबे कुर्ते में। मुझे अब चीजें आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगी थी कि मामलात कुछ और है। इसी तरह दोपहर की अजान हुई। पूरे गांव से कोई भी ना आया। हमने नमाज पढ़ी तो पीछे से ढेर सारा खाना आ गया। कोई खाना बल्कि रख के चला गया। हमने खाना खाया
और फिर सोने के लिए चले गए। असर का वक्त भी आ गया, अजान हुई तो वही कल वाले 10-12 लोग उसी तरह सफेद लिबास में दोबारा मस्जिद के अंदर दाखिल हुए। अब मगरिब की बारी आई। जैसे ही मगरिब की नमाज हुई तो एक साहब ने कहा कि हमारे इलाके में काफी सालों से कोई तबलीग को नहीं आया, अगर आप हमारी औरतों को भी दर्ज दें तो आपकी मेहरबानी होगी। उस पर अमीर साहब ने उनसे कहा कि दिन के वक्त पर्दे का इंतजाम करें, फिर दर्स का इंतजाम कर लेंगे। उस शख्स ने कहा कि दिन के वाक़यात हमारी औरतों कामों में मसरूफ रहती हैं, उनको सिर्फ मगरिब से इशा का वक्त मिलता है। वो बड़ी मिन्नतें समाजें करने लगे। अमीर साहब ने इजाज़त दे दी और खुद भी हमारे साथ चल पड़े। हम सब 5 लोग ही साथ में एक बड़े से घर में दाखिल हुए। पर्दे का इंतज़ाम इस तरह था कि एक तरफ से मर्द हजरात थे और दूसरी तरफ औरतें। बीच में बड़ा सा सफ़ेद कपड़ा लगा हुआ था। कपड़े की दूसरी तरफ औरतों, लेडीज, उस तरफ कोई लालटेनें रखी गई थी। अब मैंने बयान देना शुरू किया। 45 मिनट का बयान हुआ। औरतों ने काफी दीनी मसाइल कपड़े के दूसरे तरफ डिस्कस। लेडीज, एक सेकेंड, पर्दे का इंतजाम हुआ। कभी लेडीज ने काफी दीनी मसाइल हम सब से पूछे और हमें रिक्वेस्ट की कि आपके घर में कोई लेडी आलमा है तो उन्हें हमारी तरफ भेज दें ताकि हम दीन सीख सकें। हम लोग वापस आए। इशा नमाज हुई, फिर उसी तरह दरस हुआ। हमें खाना खिलाया गया, चाय पिलाई गई। आज फिर काफी सारे बच्चे आए हुए थे और मुझसे आकर कहने लगे कि आज भी हमें किसी किसी का वाकया सुनाए। चलें, अभी भी ईमेल बाकी है। बाय द वे, ये एक पार्ट था जो हमने शामिल किए, एंड दूसरे का नहीं मालूम कि वो अभी कितना लंबा है। चले जा रहे। ईमेल बहुत लंबी है लेकिन इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा जी, बस थोड़ा सा टाइम रह चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का, उसके बाद हम चले जाएंगे अपने घर। ताहिर रजवी साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर सपोर्ट। एंड देखते हैं पाकिस्तान से कितने लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं आज। तौकीर, थैंक यू सो मच। इजाज हुसैन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके, चलें जी, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। एंड शेरी हमारे साथ मौजूद हैं। शेरी, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो काइंडली अपना माइक ऑन कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम शेरी। अस्सलाम वालेकुम जी, नाज भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। शेरी, किधर से कॉल कर रहे हैं आप? नाज भाई लाहौर से। मैंने शेरी, अपना काइंडली हैंड्स फ्री हटा दीजिए क्योंकि उससे आवाज़ आपकी बहुत ख़राब आ रही है। बेटर हुई है, जी, ऐसा बेटर हुई है आवाज़। बस बहुत दब रही है, ज़रा देख के बात करिएगा। जी, क्या वाक़या है? अच्छा मिनाज भाई, ये रिसेंटली ना हम कज़न वगैरह ये भी लाइक ईद की बड़ी ईद की छुट्टियों पे गए थे नॉर्दर्न एरियाज। तो ये उधर का वाक़या है। लाइक आपने मोहड्रन लेक का नाम सुना होगा, ये कलाम मालम जुब्बा वाली साइड पे है। किसका नाम सुना होगा? मोहड्रन लेक। बिल्कुल। तो उसके रास्ते में ना मोहड्रन लेक से लाइक घंटा पहले की ना एक रिजॉर्ट आता है रेनबो कॉटेजेस के नाम से। हम्म तो ये उधर का सीन है। हम लोग लाइक कलाम से निकले एक सुबह, तो हमने उधर पहुंचना था। तो लाइक हमें लेट निकले हम लोग 12-1 बजे। तो अब ये स्टार्ट ऐसे होता है कि हमने ना पहले उधर जाते हुए ना रास्ते में एक बकरा देखा जो लाइक नॉर्मली वहाँ फिर रहे होते हैं। लेकिन वो हम्म बकरा कुछ इस तरह से था कि लाइक मैंने अपनी लाइफ में आज तक वैसा बकरा नहीं देखा। शायद आपने भी ना देखो। लाइक आपने अक्सर हॉरर मूवीज देखी होंगी, तो उनके अंदर हम देखोगे अक्सर जो क्रीपी क्रिएचर्स होती हैं उनकी हम्म, गर्दन इस तरह रोटेट हो जाती है और वो लंबी सी हो जाती है। सही। उस तरह से हमने सबने ना एक बकरा देखा। हम 5-3 हम भाई थे, ये 2 कज़न थे। तो हम सबने वो देखा, हम सब बहुत हैरान हुए। अक्सर लोग जो गुजर रहे थे पास, उन्होंने भी उस चीज़ को नोट किया कि बहुत हम्म अजीब था कि उसकी गर्दन अगर वो
नॉर्मल कोई बकरा होता है उसकी हम करते हैं कुछ ना रोटेट करें तो वो मर जाएगा, क्योंकि वो कहते हैं एक मंका होता है जो टूट जाता है। खैर हमने वो देखा, हम लोग तब भी बड़ा हुए हैरान कि क्या सीन है। खैर हम लोग चले गए। अब मोहडन लेक से वापस आए तो रात हो चुकी थी। अब वो कॉटेजेस में ना बाहर कैंप्स भी थे और रूम्स भी थे। हमने कहा यार हमेशा रूम में रुकते तो बाहर ना कैंप्स के अंदर हम लोग स्टे करते हैं। डन हो गया, बारबेक्यू वगैरह किया। अब उधर ना लाइक पीछे दरिया चल रहा था, आगे पीछे पहाड़, साइडों पे हमारे पहाड़ थे और सेंटर में वो कॉटेज था। रात का टाइम था और हमारे अलावा शायद कोई एक फैमिली भी उधर स्टे नहीं थी कर रही, सिर्फ हम लोग ही लड़के ही थे उधर रुके हुए। तो अब उधर थोड़ी सी फीलिंग्स आई थी कि लाइक इस जगह थोड़ी सी सस्पिशियस है। खैर हमने उधर का ना एक मुलाजिम था, उसको बुलाया, उससे पूछा क्या इधर ऐसे कोई वाक़यात वगैरह हैं। उसने बताया नहीं नहीं सर ऐसा कोई सीन नहीं है, लाइक इधर नहीं, वो कलाम वाली साइड पे है कुछ होटल्स का, उसने बताया। हमने कहा खैर। अब एक्चुअली सीन ये था कि मेरे जो सबसे बड़े भाई हैं वो पैरासाइकोलॉजिस्ट हैं, सही। डॉक्टर चैनल्स पे भी आते हैं ना, तो वही रूहानी इल्म वगैरह करते हैं। तो उन्होंने हमने उसको बताया कि ये ना इसी चीज़ से रिलेटेड है, तो हम इसलिए पूछ रहे थे। खैर इतनी बात हुई तो हमने उससे रोका भी क्या हमारे साथ खाना को, लेकिन वो चला गया बहाने से ना। हमने कहा खैर कोई मसला होगा जो चला गया। अब उसके बाद क्या होता है, हम लोग ना अंदर बारबेक्यू वगैरह कर रहे थे। हम लोग ना वो करके अंदर आ गए। अब हम दो, मैं और भाई उसमें कैंप में आ गए। बाहर दो भाई और एक भाई और एक दोस्त खड़े होकर ना सिगरेट पी रहे थे। अब उधर जो कैंप्स के लिए वॉशरूम थे ना वो थोड़े फासले पे थे। अब हमारा ठीक है। एक कज़न है जोनी, वो उधर चला गया वॉशरूम करने। कज़न। जी जी एग्जैक्टली। वो वापस आया। तो अब उधर सीन क्या हुआ, मेरे पास अभी इमेजेस हैं, हम लोग ना ऐसे अंधेरे में ना इमेजेस खींच रहे थे फ्लैश ऑन करके। तो उसके अंदर ना कुछ चीज़ें ऐसे होप्स कैप्चर हुए हैं और कुछ ऐसे फेसेस क्रिएट हो रहे हैं। वो मैं भी आपको इंशाल्लाह मेल में सेंड करता हूँ, आप देखिएगा। अच्छा। तो हमने वो नोट किया, हम लोग ना सारे वो देख के ना बात करें कि यार ये देखो ये भी हुआ है। इतनी देर में ना जॉनी वॉशरूम से वापस आया तो वो कुछ बोलने लगा, फिर रुक गया। मैंने पूछा बाबा, मैं कहा क्या हुआ है? कहता यार वॉशरूम में ना, वॉशरूम वाली साइड पे ना उधर वजू खाना भी था लोगों के लिए। तो कहता मैं चप्पल बाहर उतार के गया था तो मैं वापस आया हूँ, मेरी एक चप्पल उधर ही थी, एक चप्पल काफ़ी दूर गिरी हुई थी, तुम लोगों में से किसी ने कुछ किया? हमने कहा नहीं यार हम लोग तो मजाक नहीं कहता, गालियों से लगा तुम लोगों ने किया होगा। हमने कहा नहीं हमने लिटरली नहीं किया। खैर वो इस बात से ना काफ़ी डर गया, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी नहीं था, वहाँ के मुकामी भी नहीं थे उस कॉटेज के अंदर, जो सारा और स्टाफ। टाइम क्या हो रहा था? टाइम रात का यही 1:30 बज रहा होगा तकरीबन। रात का। जी एग्जैक्टली। हम्म। ठीक है। अच्छा अब सीन ये हुआ, जब वो जोनी वॉशरूम से वापस आ रहा था ना, तो एक और दोस्त था सैफी, वो वॉशरूम जा रहा था, वो दोनों आपस में मिले। वो जोनी वापस कैंप में आ गया, सैफी चला गया वॉशरूम करने। हम लोग अब ये बात डिस्कस कर रहे थे तो सैफी वॉशरूम से फ्री होके वापस आया। कहता मैंने ना भाई, वो ना अब लड़के लड़के थे, तो कहता यार उधर मैंने ना भी एक लड़की देखी जाते हुए। तो मैंने ऐसे देखा, मैं इग्नोर करके आ गया। मैं कहा शायद आवाज़ दे, लेकिन उससे आवाज़ नहीं, शुगर वो शुगर से उसने बात नहीं। अब उसने बताया कि ये कहता वो, अब वो किसी लाइक सेंटर में, आप कह लें, मैं आपको थोड़ा स्ट्रक्चर बताता हूँ। कॉटेज में एंटर होते साथ ही सेंटर में लॉन था, और उन्हीं उसी लॉन के ऊपर उन्होंने कैंप्स लगाए हुए थे। सही। और उसके राइट साइड पे ना सारे वो रूम्स बने हुए थे जो लोग रूम में स्टे करना चाहे, और उन रूम्स के साथ अटैच वॉशरूम्स भी थे। ठीक है। और जहाँ पे हम कैंप्स वालों के लिए वॉशरूम बने हुए थे, उसकी बैक साइड, उसके बिल्कुल साथ गली के अंदर ना एक छोटी सी गली थी, रास्ता था, उसके अंदर लेडीज़ के लिए वॉशरूम्स थे। ठीक है। अब वो सफ़ीर कहता है, वो सैफी कहता है मैं वॉशरूम से निकला हूँ, तो मैंने ना एक औरत देखी है, वो ना मेरे राइट साइड से, लाइक कॉटेजेस वाली साइड से ना, वो आ रही थी ऐसे अबाये में। तो कहता वो मेरे पीछे से ऐसे गुजर गई तो मैं आ गया। अब मैंने उसको कहा, मैं कहा यार मेरी बात सुनो, अकॉर्डिंग टू यू वो आ रही थी कॉटेजेस वाली साइड से, जिसके अंदर तो अटैच वॉशरूम्स थे, पहली बात, और वो गई वॉशरूम वाली साइड पे। सेकेंडली ये, वो कहता है उसने ऊपर से नीचे तक ब्लैक अबाया पहना हुआ था, इवन कि उसकी आंखें भी नजर नहीं थी आ रही, फुल नकाब किया हुआ था उसने। और थर्ड पॉइंट ये कि उसके साथ कोई और था भी नहीं। और हम लोग जब उसके फौरन बाद गए तो चेक करने इकट्ठे होके कि क्या सीन था, वो ना हमें लेडी नजर आई ना कुछ और जब नेक्स्ट मॉर्निंग हमने पता किया कि कोई फैमिली रुकी हुई थी, तो हमें यही पता चला कि वो वहाँ पे कोई भी नहीं था स्टे कर रहा। और इवन कि उस पूरी रात हम लोग सोए भी नहीं, हम लोगों ने जाके रात गुजारी लूडो वगैरह खेल के। हमने कहा फिर यहाँ से निकलते हैं। और सुबह उसको हमने बताया, उसके ऑनर को, तो उसने हम लोग को लाइक पूरी रात, हमने सुबह 5 बजे वहाँ से चेकआउट कर दिया था। ओके। ये सीन था।
और वो और ये सवात में हुआ था, नारा किधर हुआ था, कलाम में हुआ था? कलाम के आगे ना माउंटेन लेक को एक रास्ता जाता है, उस उधर बिल्कुल। रेनबो कॉटेजेस रेनबो रिजोर्ट के नाम से आता है ये। तो ये काफी वहाँ पे फेमस था, लाइक बहुत सी जगहों पे ना इसके आपको वो वॉल चेकिंग नजर आएगी, वॉल चेकिंग लिखी ओके। हुई थी इसकी। तो उधर ये सीन हुआ हमारे साथ। और लाइक वो जब सैफी आया तो कहता यार मैंने इसने देखा, मैंने कहा यार अगर वो रात का टाइम है, अगर एक लेडी इतना अपने आप पे हिजाब कर रही है, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि वो किसी मेल के साथ नहीं बाहर निकलेगी रात के इस टाइम पे, एक लाइक अननोन प्लेस है उसके लिए। सेकेंडली वॉशरूम्स तो सबके रूम्स के साथ अटैच अपने थे, और वो उधर भी नहीं उसने यूज़ किया। खैर वो हमने फील उधर काफ़ी हुआ, फिर उसके बाद कुछ पिक्चर्स भी इस तरह की वहाँ हमें मिली। और वो मुकामी से हमें फिर डाउट हो गया था, जिससे हमने पूछा था कि इधर कोई सीन था, जो हमसे उसने बताने से अवॉइड किया और वहाँ से चला गया था। खैर वो हमें नेक्स्ट मॉर्निंग भी नहीं मिला। हम लोगों ने फिर रात थी 3-4 बजे, 2 तो बज गए हुए थे। हमने फिर 3 घंटे और वेट किया कि जैसे सुबह हो तो हम लोग निकले। और वो रात थी वो जिसको कहते हैं पूरे चांद की रात, कौन सी होती है फुल लाइक मून। जिसे, या वो फुल मून की रात थी, जिसको अमावस की रात भी शायद कहते हैं। हम्म। तो ये सीन उधर हुआ था हमारे साथ। खैर हम लोग वहाँ से निकले तो काफ़ी सुबह फिर सदका वगैरह दिया। तो लाइक बाद में हम लोगों ने अपने इधर जो पहले दोस्त होके आ चुके थे उनसे पता चल लगा कि वो जो साइड है वो काफ़ी इस चीज़ के लिहाज से ना फेमस पहले से ही है, हमें आइडिया नहीं था। हम्म। खैर ये वाकया रेनबो कॉटेजेस का था। मैं अभी आपको अरे कुछ यार, नाम नहीं लेना चाहिए था ना। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। यार आप सबसे मैंने नाम लेने से मना किया है, किसी भी जगह का नाम मत लें। ऑलराइट, आखिरी के 10 मिनट हैं। ज़रा उन लोगों के नाम शामिल कर लेते हैं जो लोग अपने सुपर चैट हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। जैनब शबीर, थैंक यू। एहसन अली टगर टगर, आपका भी शुक्रिया। एंड ताहिर रजी साहब, थैंक यू। सारिम खान, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, बढ़ते हैं एक और ईमेल की तरफ। अच्छा, वो वाली पुरानी वाली ईमेल पढ़ लें? चले पढ़ लेते हैं, वो वाली कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने किधर छोड़ी थी अब मुझे याद नहीं, एक सेकेंड। थोड़ा सा पहले से पढ़ना शुरू कर देते हैं। खैर, नमाज के बाद दर्स शुरू हुआ। अब मेरी बारी थी दीन बयान देने की। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था कोई दीनी बात करने का। अंडर कॉन्फिडेंस में कांप रहा था मैं। लेकिन एक बात मैंने नोट नहीं की, एक बात मैंने भी नोट की कि सिवाय मेरे अपने ग्रुप के बाकी कोई भी शख्स ऊपर की तरफ नहीं देख रहा। ना कोई बच्चा, ना कोई बूढ़ा, ना कोई जवान। सब के सब नीचे सर किए बैठे हैं, लेकिन सर हिला रहे हैं जैसे उन्हें मेरी सारी बात समझ आ रही है। मुझे कॉन्फिडेंस मिल गया कि कोई नहीं देख रहा। जल्दी जल्दी मैं जो बयान याद किया है वो देकर बैठ जाता हूँ। अब मेरा बयान हो गया। मैंने दुआ के लिए जैसे ही अमीर साहब को कहा, तो जिस बंदे ने हमें खाना लाकर दिया था उसने कहा कि बेटा, आपके समझाने का तरीका अच्छा है, आप थोड़ा मजीद बयान करें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उस पर मैंने कहा कि चाचा जी, हम 3 दिन यहाँ हैं, हर नमाज के बाद बयान होता रहेगा। मैं अमीर साहब से इजाज़त लेकर बाकी सारी नमाजों में भी बयान सुनाऊंगा। उस पर बाकी तमाम लोगों ने भी इसरार किया कि आप, मुझे स्ट्रेंज लगा। अच्छा, कि सब लोगों ने इसरार किया। मुझे बड़ा स्ट्रेंज लगा कि हर सब के नीचे नहीं थे, लेकिन आवाज सभी की एक ही वाकयात आए। खैर, मैंने फिर से थोड़ा मजीद 5-6 मिनट का बयान दिया। अब मैंने बयान मुकम्मल किया और अमीर साहब ने दुआ करवाई। सबने दुआ की। फिर सब लोग बड़ी आवाज में जिक्र करने लगे। हम पांच हम पांच की के आदी थे, तो चाय का बंदोबस्त करने लगे। तो एक शख्स ने हमें खुद आकर कहा कि आप लोग बैठ जाएं, जिक्र के बाद चाय पियेंगे।
हम लोग बैठ गए। मैं अपने साथियों को अपने वसवसे और जो शक पैदा हो रहा था वो बताने लगा कि यहाँ मामलात अजीब तरह के हैं। खैर इतने में चाय आई। यहाँ अजीब बात ये थी कि हम दो दोस्त फीकी चाय पीते हैं, तो हमारे लिए चाय फीकी आई। बाकी सब मीठा पीने वाला था, उनके लिए उसी तरह की चाय ख़त्म करके हम बैठे तो फिर तीसरा शख्स आया जो बहुत बड़ी उम्र का लग रहा था। उसने मुझसे कहा कि बेटा, आपको हज़रत यूसुफ का वाक़या मालूम है? मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा कि बेटा, आप हमें वो वाला वाक़या सुनाएं। अब मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था तबलीग का। मैं समझा शायद लोग ऐसे ही फरमाइश करते हैं और जमात वालों को इस तरह। तो मैंने उनको किस्सा सुनाना शुरू किया। तकरीबन 40 मिनट में मैंने मुकम्मल किस्सा सुनाया और उस किस्से से क्या दर्स मिलता है वो भी समझाया। सब लोगों ने रिएक्शन के लिए मैं बिल्कुल हैरान कुन था। सब लोग इस तरह खिलखिला रहे थे जैसे मैंने उनको जिंदगी की बहुत बड़ी खुशी दे दी हो। ओके, थैंक यू सारिम वंस अगेन। अच्छा जी, आखिरी के 5 मिनट हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, धड़ाधड़ सपोर्ट भेजना शुरू कीजिए, क्योंकि अगर सपोर्ट नहीं आएगी, ख़त्म हो जाएगा, तो ये चैनल भी बंद हो जाएगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं स्टूडियो में वो आपकी सपोर्ट की वजह से हो रही हैं। अच्छा, मिनहाज भाई, मेरा नाम हारिस है और मेरा ताल्लुक गुलशन मेमार कराची से है। आज जो वाकया है ऑफ टॉपिक है, वो ब्लैक मैजिक के ऊपर है। मिनहाज, मेरी एक बहुत ही करीबी दोस्त के ऊपर उन्हीं के ददियाल की तरफ से काला जादू करवाया हुआ था। वजह ये थी, जो मेरे दोस्त की फैमिली है माशाल्लाह वो बहुत पैसे वाली है और इनकी बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं। ये सब इनके ताया चाचा वगैरह देख नहीं सकते थे। ये बात तब पता चली जब घर में इनके साथ बहुत सी चीजें होने लगी, जैसे कारोबार में लॉस। और एक बार मेरे दोस्त की वाइफ ने उनको पान दिया। जब वो पान खाने लगी तो वो पानी में पिन मुब्तला, मतलब इतना उनको मिर्ची लगी कि उनको बहुत ज़्यादा पानी पीना पड़ा। पता नहीं आज फोकस मेरा जो ना ईमेल की तरफ नहीं हो रहा। चलें, ये सारी ईमेल जो है ना हम कल के शो में शामिल करेंगे इंशाल्लाह ताला। ज़िंदगी रही तो कल दोबारा मुलाकात होगी आप सबसे। जितने भी लोग अभी प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि काइंडली हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अकील ए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट का। उम्मीद करते हैं कि आज का शो आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड जाते जाते, क्योंकि 2-3 मिनट मेरे अपने होते हैं, तो मैं कुछ बातें करना चाहूँगा कराची, स्पेशली कराची वालों से। आज कराची में इलेक्शंस होने वाले हैं। सारे लोग, सारी पार्टीज अब आपको आपके गेट तक आती हुई दिखाई देंगी। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे दावे करती दिखाई देंगी। कोई कहेगा कि हमने कराची में इतना सब कुछ किया, कोई कहेगा उस पार्टी ने कुछ भी नहीं किया, आप हमें मौका दें, हम सही करेंगे। सोच समझ के वोट दीजिएगा, सोच समझ के, किसी एक पार्टी के पीछे खड़े होके नहीं। प्रिंसिपल्स, नजरियात के ऊपर वोट दीजिए। मैं आपको बताऊं, 3-4 पार्टीज बड़ी स्ट्रांग है इस मामले में। वन इज मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी जो पीएसपी है। पता नहीं वो इलेक्शंस में होगी कि नहीं होगी, आई हैव नो आइडिया। लेकिन वो इसलिए क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल ने काम किया है। कराची एक ज़माने में बेहतर हो गया था, साफ सुथरा हो गया था, वो मुस्तफ़ा कमाल के टाइम पे था। दूसरे जमात इस्लामी वाले। अब जमात इस्लामी का अक्सर हम जब यंगस्टर सुनते हैं ना, तो थोड़े से वो बैकफुट पे चले जाते हैं, क्या जमात इस्लामी है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं,
पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सब में डेमोक्रेटिक तरीका जो है ना वो शायद जमात इस्लामी में है। जमात इस्लामी में जो उनका अमीर होता है, जो हेड होता है, जो लीडर होता है, उसका कोई वो किसी खानदान से नहीं चल रहा। मतलब एक पार्टी के अंदर एक ही खानदान है, उन्हीं के बच्चे आ रहे हैं, अब बच्चों के बच्चे आ रहे हैं। जमात इस्लामी वाहिद है जो बड़े तौर तरीके के साथ अपना अमीर सेलेक्ट करती है। एंड जहां हम हर किसी को मौका दे रहे होते हैं वहां आई थिंक नए लोगों को भी मौका देना चाहिए। वोट आपका हक है एंड ये सोच के वोट दीजिए कि आपके इस एक वोट की वजह से बहुत फर्क पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं, बिल्कुल पड़ेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल दोबारा मुलाकात होगी आप सबसे। जाते जाते आप सबसे बस एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी कई सारे लोग हमारा प्रोग्राम कमरे में अंधेरा करके बिस्तर पे लेट के सुन रहे होंगे। कुछ लोग होंगे जो शायद ड्राइविंग करते हुए हमारा प्रोग्राम सुन रहे हो। कुछ लोग होंगे जो अपने दफ्तर में बैठ के हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि उस जगह पे, उस घर में, उस दफ्तर में आपके अलावा कोई नहीं, लेकिन ये शायद आपकी गलत फहमी है। हो सकता है आपके बेड के नीचे या उस कबर्ड के पीछे कोई ऐसी मखलूक अभी मौजूद हो जो आपको देख सकती है और शायद आपके सोने का इंतजार कर रही है।